प्लीज़ पराठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो मैंने 30 रुपीज़ का मेंबरशिप डाला हुआ है। अगर आप लोगों को, जिन लोगों को भी इंटरेस्ट लगे, ओनली फॉर उन्हीं के लिए है, फोर्स नहीं कर रही हूँ मैं, तो वो लोग बाय कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सीरीज चला रही हूँ और आप उसका मज़ा ले सकते हैं। दूसरी बात कि टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा सुनना चाहते हैं तो, या फिर मैं क्या ही बोलूँ। वैसे अगर जो स्टोरी वगैरह यहाँ पे अगर बैंडेड होंगी तो उस स्टोरी को मैं टेलीग्राम पे भी डाल सकती हूँ। और तीसरी बात, मैंने एक और फिफ्थ चैनल ओपन किया है जहाँ पे मैं तय कुक जी कुक स्टोरी को अपलोड करने वाली हूँ एंड देन मैं अपलोड कर रही हूँ। तो जिन लोगों को भी बीटीएस आर्मी ग्रुप्स है, जिन लोगों को भी बीटीएस स्टोरी पसंद आती हैं, वो लोग, मेरे फिफ्थ चैनल इंडियन पर्पल वी कुक वर्ल्ड है, तो आप लोग वहाँ जाएं, विजिट करें एंड देन उस स्टोरी को सुनकर मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है। अभी मैं जो वन शॉट ला रही हूँ, माय ऑरेगेंट रूड वाइफ, ये एक ओमेगा वॉर्स स्टोरी होने वाली है जिसका आइडिया मुझे जिमिन आई मीन की रेणुका ने दिया है और उसके यूज़र आईडी पे नाम जिमिन का है और उसने मुझे ये स्टोरी का आइडिया दिया है। तो थैंक यू सबसे पहले रेणुका, आई मीन जिमिन, थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी स्टोरी का आइडिया देने के लिए। मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालती हूँ, आई मीन की बताती हूँ। हमारा लानवांग जी एक मिडिल क्लास फैमिली से होने वाला है। उसके घर में उसके अंकल और उसके गगा होने वाले हैं। इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता होने वाली है और हमारा जो वांगजी है वो एक बार टेंडर होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हमारे सीजन की शादी हो चुकी है और वो अपने फैमिली के साथ और अंकल के साथ अकेले रहते हैं, मतलब अंकल के साथ रहते हैं। और यहाँ पे हमारा वांगजी छोटा सा रूम लेकर रहता है और वो अपनी फैमिली से दूर रहता है क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अब बार क्लब में काम करते हैं तो आपको तो पता ही है कि बारटेंडर की जॉब एंड देन कभी एक्स्ट्रा टिप्स वगैरह, रात को लेट नाइट तक वॉक करना, ये सभी थिंग्स लगा ही रहता है, जिस वजह से वांगजी अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट बाई करके एंड देन वहाँ पे वो शिफ्ट हो गया है। अब हम दूसरे करेक्टर की बात करते हैं, बी बुसियान, अपने डैड का इकलौता बेटा। ना उसके आगे कोई है ना उसके पीछे कोई है। उसका फ्रेंड जांग चेंग नी सेंग है, वेन चाओ है, स्वियांग है, जो कि जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं सारे उसके फ्रेंड्स हैं। बी बुसियान जो कि एक निहायती बिगड़ा हुआ रईस, सनकी, जिद्दी, रूड और एरोगेंट ओमेगा है और वो कभी भी किसी को अपने से ज़्यादा नहीं समझता है। वो हमेशा अपने से सबको नीचा ही समझता है और लोगों की बेइज्जती करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता है। और दूसरी बात कि उसे ओमेगा होने पे प्राउड फील नहीं होता है, वो अल्फा की तरह प्रिटेंड करता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ये एक ओमेगा वॉर्स स्टोरी होने वाली है। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। ओशंस क्लब बार, जहाँ पे रात के लगभग 8 बज रहे थे, एक कार जिसकी छत ओपन थी, वो सभी लोग चिल्लाते हुए अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। उन लोगों के हाथ में बड़ी बड़ी बॉटलें थी और वो लोग पार्टी करने आए हुए थे क्योंकि फाइनली आज वो लोग अडल्ट हो चुके थे और जो चाहे वो लोग वो कर सकते थे। नॉर्मली देखा जाए तो वो लोग बिगड़े हुए, आई मीन कि बड़े बाप के बिगड़े हुए औलादे थे जिनको किसी भी चीज़ के लिए बैंड करना शायद ही मना किया गया हो। जैसे होते हैं ना छोटे बच्चे चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं, लाइक वैसे सभी लोग क्लब में आते हैं एंड देन क्लब में एंटर करते ही उन लोगों को दिखाई देता है कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं। वो सभी डीजे फ्लोर पे आके सभी को एक एक को हाथ में लेकर के डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग इस डीजे म्यूजिक पे झूम रहे होते हैं, सभी चीज़ें कर रहे होते हैं। तभी वो एक वेटर को ऑर्डर करता है ड्रिंक लाने के लिए। वो वेटर उन लोगों के लिए ड्रिंक बनाकर लेके आता है और गलती से वो ड्रिंक हल्का सा विभूषण के कोट के ऊपर गिर जाता है। भाई साहब, अब क्या होना था। उसका पूरा पारा गर्म हो चुका था और वो वेटर को एक थप्पड़ लगा चुका था। जैसे ही उसने एक थप्पड़ उसे लगाया, पूरा का पूरा जो डीजे फ्लोर था वो सन से गूंज गया और पूरा सन्नाटा छा गया था। उसके बाद हमारा बोसियान उसे बेइज्जती करते हुए कहता है, तुम जैसे छोटे लोगों की यहाँ पे काम करने की हैसियत ही नहीं है। तुम्हें बड़े लोग दिखते नहीं है कि आ जाते हो माल पानी लेने के लिए। क्या लगता है तुम्हें, हाँ, तुम्हें ये सभी चीज़ें करके क्या मिलने वाला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने महंगे सूट को
खराब करने की, इसे कौन साफ करेगा? हाँ, तुम तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो वी। उसे बहुत ही कटु वचन कहे जा रहा था। बेचारा वो वेटर सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर बोले जा रहा था। एक रूड एरोगेंट अल्फा जो कि मिक्स कर रहा था मार्गरीटा को, वो जब देखता है कि वहां पे मसला हल होने के बजाय और उलझता जा रहा है, वो यहाँ आता और कहता है, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट्स द मैटर? विंग उस वेटर को छोड़ करके सीधे उसकी ओर पलटते हुए कहता है, हे यू, तुम्हारे इस वेटर ने मेरी स्ट्रेस को खराब कर दिया है। अब तुम इसे कैसे ठीक करोगे? हाँ बताओ मुझे। लालवांग जी कहता है, सर देखिए, हमारे पॉलिसी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमें नए सूट खरीद के देने होंगे। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारे सर्वेंट्स ने ये किया है तो उसकी तरफ से लिटरली आई एम सॉरी, एंड देन आप सूट दीजिए, मैं इसे ड्राई वॉश करा के आपको दे दूंगा। विंग कहता है, हे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सूट को टच कर सको और मुझे हाथ लगा सको। इतना बोलने के साथ ही वो लान वांग जी के कॉलर को पकड़कर खींचता है अपनी ओर, कहता है, मत भूलो कि मैं तुम्हारे बार को ना खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। लान वांग जी पोलाइट वे में कहता है, सर मेरा कॉलर छोड़ दीजिए। देखिए, भले ही हम लोग आपके जैसे रईस नहीं हैं, पर हमारी भी खुद की डिग्निटी है, इसलिए मेरा कॉलर छोड़ दीजिए। इतना बोलने के साथ ही वो कहता, सर प्लीज, मैंने कहा मेरा कॉलर छोड़िए। विंग जो कि बहुत ही ज्यादा तैस में आया हुआ था कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा तो क्या करोगे तुम? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बताओ कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? हाँ, और वैसे भी मैंने कहा ना सर कि मेरा वेटर, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन विंग उसे कहता है, हाँ, तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के लोग। इतना बोलकर उसे छोड़ देता है और वहां पे खड़े सभी लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी को ये एक बड़े थप्पड़ की तरह लग रहा था, इसलिए वो कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके हाथ कसे थे, वो खुल जाते हैं और वो विंग को एक थप्पड़ जड़ देता है। वो थप्पड़ की गूंज पूरे क्लब में दौड़ गई थी और हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर चुका था। सभी लोग उस ओर पलट पलट कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि कोई टंकार की आवाज गूंजी हो। जब सब लोग उसे देखते हैं, विंग अपना गाल पकड़े हुए था और कहता, वाह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ लगाने की? हाँ, इतना बोलकर कुछ बोलने ही वाला था तो लान वांग जी आगे बढ़ते हुए एक उंगली दिखाते हुए कहता है, भूलो मत, मैं एक अल्फा हूँ, तुम ओमेगा हो, तो वही रहो। और दूसरी थिंग, इस क्लब में सब आते हैं मस्ती करने के लिए, ना कि रौब जमाने के लिए और जताने के लिए। इसीलिए अपनी हद मत भूलो। और इतना बोल करके वो वहां से अपने शर्ट को ठीक करता हुआ चला जाता है। विंग को ये थप्पड़ पड़ी थी, ये इसका वो तोड़ निकालना चाहता था, क्योंकि ये उसके सामने, उसके दोस्तों के सामने में ये सॉलिड बेइज्जती थी। वो अपने गाल को ऐसे रगड़ते हुए खुद से कहता है, निये सुयांग आचे, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ये मेरे बेड पर चाहिए, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। और इतना बोल करके वो उस क्लब के मैनेजर के पास जाता है और कहता है, मुझे एक वीवीआईपी रूम बुक करना है, और हाँ, मेरे लिए ड्रिंक वही लेकर के आएगा। इतना बोलना हुआ ही था कि मैनेजर पैसा देखता है तो जाहिर सी बात है, पैसा देखेगा तो सीधा हाँ ही बोलेगा। उसके बाद वो जब हाँ कर देता है तो विंग उस कमरे में आ जाता है और मोबाइल को वो छुपा कर रख देता है, वीडियो कैमरा ऑन कर देता है, एंड देन अपने कोट को उतार कर सिगरेट निकाल कर सिगरेट पीने लगता है। अब जैसा कि उस मैनेजर ने कहा था, पार्ट इन वांगजी को ही लेके आना था सारा ड्रिंक्स वगैरह। ना चाहते हुए भी वांगजी उसके लिए सारा ड्रिंक्स सब कुछ उस ट्रे में अरेंज करता है, एंड देन ग्लास को भी। उसके बाद वो विंग के कमरे के सामने था, नॉक करता है। विंग अंदर से बोलता है, कमिंग। वांगजी उस रूम को खोलकर अंदर जाने लगता है। वो रूम जैसे ही खुलता है, उसे उस ओमेगा के फेरोमोन्स फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे वैसे फेरोमोन्स नहीं, फुल ऑन अराजेशन वाले फेरोमोन्स, जो कि विंग जानबूझ करके छोड़ रहा था। विंग के अंदर दो तीन प्रकार के फेरोमोन्स है, जो एक तो उसके फादर के फेरोमोन्स, एक मदर के फेरोमोन्स, और दोनों का एक मिक्स फेरोमोन्स। तो इसके अंदर तीन फेरोमोन्स थे और वो तीनों फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी लाल मांगजी की आंखें साइन करने लगती हैं। फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करता हुआ उस ट्रे को लेकर अंदर आता है और कहता है, सर ये कहाँ रखना है? विंग इशारा करता है कि उसे वहां रख दो, और हाँ, मेरे लिए
और खुद के लिए 2 ग्लास प्रिपेयर करो। वांग जी कहता है 2 ग्लास क्यों सर? कहता है मैंने जैसा कहा है वैसे करो। मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, हाँ लेकिन उससे पहले ग्लास को धो कर ले आओ। तो वांग जी कहता है बट सर ग्लास धोया हुआ है। पिंक कहता है क्या पता यहाँ आते आते इसमें बहुत सारे हाइजीन्स लग गए हो तो जाओ जाओ धो के आओ। अब वांग जी इतना चाहते हुए भी उसकी सारी बात सुन करके वॉशरूम चला जाता है, देन ग्लास धो करके आता है। तब तक विंग एक पेपर निकालता है, देन उसमें से 2-3 गोली निकालकर उस बॉटल्स के अंदर डाल देता है। उसके बाद उस बॉटल को वापस लगा देता है और उसके बाद वो वापस से अपनी जगह पे जैसा बैठा हुआ था वैसे बैठ जाता है। वांग जी आता है और उसमें से वो वाइन निकालकर दोनों ग्लास में पोर करने लगता है। उसके बाद उसमें बर्फ डालता है एंड देन दोनों उसके पास लेके आता है। विंग उसके हाथ से एक ले लेता है एंड देन वांग जी के हाथ को चीयर्स करते हुए कहता है हाँ तो मेरे साथ ड्रिंक करो, क्योंकि ड्रिंक करने में अकेले मजा नहीं आता है। वांग जी कहता है सर हम ऑन ड्यूटी नहीं पीते हैं। विंग खड़ा हो जाता है और कहता है मैंने तुम्हारे मैनेजर से बात किया है, तुम मुझे सर्व करने वाले हो बारटेंडर, तुम्हें नहीं लगता? वांग जी दांत पीसते हुए कहता है एग्जैक्टली सर, बारटेंडर और मेरी जरूरत बार काउंटर पे है, ना कि यहाँ किसी रूम में किसी को सर्विस फील कराना है। अब विंग उसके गालों पे धीरे से हाथ को स्लैश करते हुए ले जाता है और कहता है ओह रियली, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ होने वाला भी है। हाँ फॉरगेट इट। वैसे ये बताओ कि क्या तुम्हें ये पीना है या फिर मैं तुम्हारे मैनेजर को कॉल करूं बारटेंडर? हाँ। वांग जी बस घूर कर देखता है विंग को। विंग कहता है सिप सिप कम ऑन, और इतना बोलकर वो अपने हाथ को ऐसे चीयर्स वाले कंडीशन में करता है। वांग जी उसके ग्लास से टोस्ट करता हुआ उसे पी जाता है एक ही घूंट में पूरा का पूरा और कहता है सर अब हो गया, मैं जाऊं? विंग कहता है को। उसके बाद विंग अपना ग्लास ना उधर दूसरी साइड रख देता है। वांग जी जो कि वहां से जैसे ही जाने को होता है, वो दवाई इतना क्यों असर किया था कि डोर उसने खोला भी नहीं था और वांग जी का माथा झन्नाना शुरू कर देता है। विंग कहता है टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 एंड देन टर्न। वांग जी उसकी आंखों का कलर चेंज हो चुका था, उसे गर्मी लग रही थी। एंड देन वो घूमते हुए कहता है इस वाइन में ये मुझे ऐसा क्यों फील कर रहा है। विंग आता है और कहता ओह कम ऑन, हैव अ सिट। फिर उसे पकड़ कर लाकर बिठा देता है और कहता है गुड जॉब। वांग जी कह रहा था सर आपने वाइन में क्या मिलाया है? हाँ। विंग कहता है तुम्हें तो थप्पड़ का हिसाब देना होगा ना, और उसके सूंड को उतार रहा था। वांग जी उसे धक्का दे देता है और जाने को ट्राई करता है। विंग उसके ऊपर आ जाता है और वांग जी के दोनों हाथों को लेकर बांध देता है, क्योंकि वांग जी नशे में था, इस वजह से विंग उसके ऊपर भारी हो रहा था। और यहाँ पे विंग कोई नॉर्मल ओमेगा या बच्चा वाला ओमेगा नहीं है, वो पूरा ढीठ एरोगेंट रूड जिद्दी है। और वो वांगजी के दोनों हाथों को बांध देता है। बांधने के साथ ही वो कहता है गुड जॉब। हम्म उसके बाद वो उसके पीछे जाता है और उसको दोनों हाथ को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचता है। वांगजी कहता है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे छोड़ो। विंग कहता है तुम्हारे कपड़े खोलकर तुम्हारे पिक्चर निकालना हूँ अपने साथ, ताकि लोगों को बता सकूं तुमने मेरा एडवांटेज लिया है। जी कहता है ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। रिंग उसके ऊपर आते हुए कहता है हाँ मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं मुझे पता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ तुम मुझे थप्पड़ नहीं मार सकते हो, बिल्कुल भी नहीं मार सकते। हाँ वैसे भी सीरियसली तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं जानता हूँ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वी वुसियान, इस दुनिया का आई मीन कि इस चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन का बेटा। और तुमने मुझे थप्पड़ मारकर अपनी औकात दिखा दी। और इतना बोल करके और वो वांगजी के सारे सच को ऊपर से खोलना स्टार्ट कर देता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। उसके पैंट्स के बकल्स को खोल देता है एंड देन उसके हाथ अभी भी बांधे हुए थे। उसके बाद उसके साथ ना कुछ ऐसे फनी फनी से कुछ बोलते हैं, मतलब क्योंकि वो फनी ही लग रहे थे जिस तरह से विंग ले रहा था। वो कुछ पिक्चर्स को ले लेता है एंड देन कहता है हाँ हो गया, अब तुम मजे करो। इतना बोलकर जैसे ही जाने को होता है, वांगजी के अंदर का आल्फा पूरी तरीके से उसके ऊपर हावी हो चुका था। और आते और उसको देखते ही कहता है अच्छा इतनी जल्दी हो गया, तुमने कहा ना कि मैंने तुम्हारा एडवांटेज लिया है, तो कैसे लेते हैं बताता हूँ ना। विंग कहता व्हाट, क्या मतलब तुम्हारा? इतना बोलकर जैसे ही वो एक पैर बेड से बाहर निकालने वाला होता है, वांगजी ऊपर से आकर उसके पूरे ऊपर चढ़ गया था।
एंड देन वो उसके कान को बाइट करता है बहुत जोर से, जिस वजह से विंग की चीख निकल जाती है। उसके बाद वो अपने हाथ को जैसे तैसे करके उस टाई से खोलता है। अब उसके हाथों को पकड़कर बांध देता है और विंग के पूरे बॉडी को टच करने लगता है। देखते देखते उसके सारे कपड़ों को फाड़ डाला था, चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए थे, उसके पैंट्स को भी फाड़ डाला था। और सब कुछ करने के बाद विंग उसके सामने नेकेड था। वागजी कहता है, तुमने एक भूखे शेर को जगाया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, समझे तुम। और इतना बोलकर वो अपने सारे कपड़ों को भी फाड़ने लगता है, क्योंकि दवाई का असर बहुत ज्यादा हो रहा था वांगजी के ऊपर। वांगजी कपड़े उतार नहीं रहा था, वांगजी अपने कपड़े फाड़ रहा था। जैसे तैसे करके वो सभी कपड़ों को फाड़ चीर कर बाहर निकालता है। एंड देन वो फाइनली विंग के साथ नॉटिंग करना स्टार्ट करता है। जब वो कर लेता है तो वो सीधा उसको बाइट करके अपना बना लेता है। मतलब कि वांगजी विंग को अपना ओमेगा मार्क कर चुका था। विंग जो कि उसकी इन सारी हरकतों को देख रहा था, उसका खून खोल रहा था, क्योंकि वांगजी ने विंग के हाथों को बांधा हुआ था बहुत भयंकर तरीके से। विंग रोते हुए कहता है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वांगजी अभी होश में नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर विंग के वो तीनों फेरामोन्स बहुत ब्रूटल तरीके से काम कर रहे थे। वो दोबारा से विंग के साथ वो सभी चीजें करना स्टार्ट कर देता है। पहली बार तो वो अपने होश में नहीं था, दवाई की वजह से वो इसके साथ ऐसे कर रहा था, लेकिन अब भी वांगजी उसके बाइट मार्क पूरे बॉडी के ऊपर बना चुका था। विंग वेट कर रहा था, मिन्नतें कर रहा था, लेकिन वांगजी उसकी हर एक बॉडी के कॉर्नर पे अपना बाइट मार्क छोड़ चुका था। उसके बाद जब दूसरे राउंड के बाद उसकी दवाई का असर कम हो जाता है, वो जैसे तैसे उठता है। जब वो देखता है कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, वो सीधे वॉशरूम जाता है, बाद गाउन पहनता है एंड देन चेंजिंग वाले रूम में चला जाता है। वहां से वो एक और सर्विस का जो सर्वेंट का जो बारटेंडर का नहीं, एक वेटर का जो ड्रेस होता है वो पहनता है और बैकयार्ड गली की तरफ से वो निकल जाता है। घर आ चुका था और वो बहुत चीख रहा था। हालांकि दवाई का असर कम हो गया था, लेकिन उसकी पूरी बॉडी में जलन हो रही थी, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग, उसकी पूरे बॉडी में पेन हो रहा था, वो सफरिंग से जूझ रहा था। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो उसके साथ सबक सिखाना चाहता था, बट क्या हुआ, उसे उसने नॉट कर दिया, ऊपर से उसे बाइट मार्क करके उसे अपना ओमेगा भी बना लिया है। ये सारी बात सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रस्ट्रेट फील कर रहा था। सुबह में विंग उठता है, अपने आप को देखता है, उसकी हर एक बॉडी के हर एक कॉर्नर पे बाइट मार्क का निशान बना हुआ था। वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे, कैसे करे, क्या हो रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो बस खुद को शीशा में देख सकता था। उसके बाद वो भी एक बात गाउन लेता है और उसके दोस्त आए थे उसे पिक करने के लिए। घर आता है तो उसके डैड पूरा चक्कर काट रहे होते हैं कि ये रात में घर क्यों नहीं आया। जब विंग घर आता है, आते ही अपनी मॉम के गले लग जाता है, रोना शुरू कर देता है। उसकी मॉम पूछती है कि क्या हुआ। अब विंग ये नहीं बताता कि उसकी झगड़ा हुई है वेटर के साथ में और कुछ बुरा हुआ है, लेकिन हाँ इतना बता देता है कि एक बारटेंडर ने उसका एडवांटेज लिया है और वो एक अल्फा है। उसके डैड कहते हैं, ठीक है अभी तुम अपने कमरे में जाओ, रेस्ट करो, दवाई लो, हम पता करते हैं। विंग इस बात को सुनकर कहता है, डैड आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। अब उसके डैड को अच्छे से पता है कि उसका बेटा कितना बड़ा बदमाश और झूठा है, वह इंसान को इंसान नहीं समझता है। और वो ऊपर जाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मेरे लिए गर्म कॉफी लेकर के आओ। और एक सर्वेंट पर वो चिल्ला के गया था। उसके डैड कहते हैं, हनी इसका ध्यान रखो। उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहते हैं, कल रात जो कुछ भी हुआ है उसका पूरा डिटेल मेरे टेबल पे चाहिए। इतना बोलकर उसके डैड वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद 1 घंटे बाद उसके टेबल पे वो पूरा डिटेल था, जहाँ पे उसके डैड को पता चलता है कि आखिरकार विंग ने क्या किया। पहले तो वो एक बेटर को वाइन गिराने की वजह से बहुत डांटा चिल्लाया। जब वो बारटेंडर वहां पे आके माफी मांगा तब विंग ने उसके साथ बदतमीजी की। उसके बाद वो उससे रहा नहीं गया तो उसने एक थप्पड़ लगा दिया। ये सब सोच करके वो अपने सेक्रेटरी को कहता है, इस लड़के को मेरे घर बुलाओ। अब शाम के टाइम पे घर आ गया था और वो कहता है विंग से, विंग मैंने उसे घर बुलाया है, तुम उसे क्या सजा देने वाले हो। विंग तो बहुत ज्यादा खुश था और कहता, डैड पहले उसे आने दीजिए, फिर मैं उसे बताता हूँ। 1 घंटे बाद वांगजी उसके सामने था। वो अपने नजरों को नीचे झुकाए हुए था और
शर्मिंदा फील कर रहा था। उसके डैड कहते हैं, तो बरखुरदार, आप बताएंगे ये सब क्या हुआ है? क्योंकि आप अल्फा हैं तो आप इस तरह से मेरे बेटे का एडवांटेज कैसे ले सकते हैं? वांगजी कहता है, सर आई एम सॉरी, बट ये सब अचानक से हो गया और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। आप आप चाहे तो जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगा, आप चाहे तो मुझे जेल में भी डाल सकते हैं। उसके डैड कहते हैं, और तुमने मेरे बेटे को थप्पड़ क्यों मारा? वांगजी कहता है, क्योंकि आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा रूड और एरोगेंट, वो इंसान को इंसान नहीं समझता है, इसीलिए उसे थप्पड़ लगाना जरूरी था। बुरा मत मानिएगा सर, पर लगता है कि आपने उसे कभी थप्पड़ नहीं लगाया। उसके डैड कहते हैं, हाँ वो तो है, मैंने अपने बेटे को बहुत नाजुक से पाला है, मैंने उसे कभी थप्पड़ नहीं लगाया है। उसने जिस जिस चीज़ को चाहा है, उंगली रखा है, वो सब उसे मिला है। और आज मैं एक फैसला करता हूँ कि तुम दोनों की मैं शादी कर देना चाहता हूँ। विंग कहता, डैड डैड आप ये क्या बोल रहे हैं? उसके डैड कहते हैं, हाँ, जैसा कि तुम्हारे बाइक मार्क तुम्हारे नेक पे अब दिख रहे हैं, मतलब कि तुम उसके फेटेड पार्टनर बन चुके हो, तुम उसका ओमेगा बन चुके हो, और रात को तुम दोनों के बीच वो सब कुछ हुआ। तो विंग कहता, डैड मैं इससे शादी नहीं करूंगा, उल्टा मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। इतना बोलकर विंग अपने कमरे में चला जाता है। उसके डैड वांगजी को कहते हैं, आई एम सॉरी बच्चा, लेकिन क्या तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहोगे? वांगजी कहता है अपनी नजरों को ऊपर करते हुए, और वांगजी की आंखों में लिटरली आंसू गिरे तो नहीं थे लेकिन आ गए थे। और वो कहता है, सर मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं बस बहुत मुश्किल से 5,000 6,000 की सैलरी कमा पाता हूँ, क्या मैं उससे गुजारा कर लूंगा? आपको नहीं लगता कि आपको बेटों को अच्छी घर और अच्छी शिक्षा देनी चाहिए? उसके डैड कहते हैं, मेरे बेटी से शादी करो, और हाँ तुम चाहो तो वो काम कर सकते हो, बदले में मैं तुम्हें ये घर पैसा सब कुछ दूंगा। वांगजी कहता है, नो थैंक्स सर, मुझे आपका प्रॉपर्टी पैसा किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात, अगर वो शादी के लिए मान जाता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं शादी कर लूंगा, क्योंकि सही कहा आपने, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना बोलकर वांगजी वहां से उल्टे पैर अपने घर आ जाता है। और वो अपने छोटे से घर नहीं आया था, वो वहां आता है जहाँ उसके भाई भाभी और उसके अंकल रहते थे। वो वहां आकर सोफा पे बैठ जाता है तो वेंचिंग आती है, एक गिलास पानी देते हुए कहती है, क्या हुआ है बेबी ब्रो को? वांगजी कहता है, सीजिए मुझे कुछ बताना है। गौ और अंकल कहाँ हैं? रज्जी कहती है, वो दोनों काम पे गए हैं और मैं उन लोगों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, क्या नाश्ता करना चाहोगे? शाम हो गई है, वो लोग आते ही होंगे। तो हमारा वांगजी कहता है, उन सबके साथ ही खा लूंगा मैं। फिर वेंचिंग बैठ जाती है, उसके कंधों पे हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ है बताओ मुझे। वांगजी कहता है, मैंने गलती की है, मैं उसे कैसे सुधारूं मुझे नहीं पता। वेंचिंग कहती है, बातों को गोल गोल जलेबी की तरह घुमाना बंद करो, क्या हुआ है बताओ। वांगजी फिर शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें बता देता है। यह सुनकर वेंचिंग शॉक और कहती है, क्या वो बहुत बड़े लोग हैं? फिर वो बोल देता है कि वी कंपनी, आपने सुना है ना, अभी पूरे चाइना में वही टॉप पे जा रही है, ये उसका इकलौता ओमेगा बेटा है। मुझे नहीं पता था तब, बाद में मुझे पता चला, अब मैं क्या करूं? वेंचिंग कहती है, तो उन्होंने क्या कहा? वांगजी कहता है, उन्होंने कहा है कि मुझे इससे शादी करनी होगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। वेंचिंग कहती है, तो फिर ठीक है ले लो, वैसे भी वो तुम्हारा ओमेगा है, उसे तुम्हारे पैसों पे जितना तुम कमा रहे हो जैसे हो उसी हाल में रहना होगा। और अगर उसके डैड ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। वो कहता है, ठीक है। फिर वो लोग सभी खाना खाते हैं और अभी तक वांगजी ने अपने गगा और अंकल को कुछ भी नहीं बताया था, ओनली फॉर वेंचिंग को पता थी। ऐसे करते हुए ना 1 महीना बीत गया था और विंग की ना बैली थोड़ी थोड़ी स्लो हो रही थी। उसके बाद से वांगजी और विंग के बीच में ऐसा कभी कोई कनेक्शन बना नहीं था। आप जब जैसे ही विंग को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गया है, वो कार लेता है एंड देन तुरंत क्लब आ जाता है। उसके हाथ में एक हॉकी स्टिक थी, वो क्लब एंटर करते ही सारे बॉटल्स को तोड़ डालता है और वो वांगजी को मारने वाला ही था कि वांगजी स्टिक पकड़ लेता और कहता है, क्या हुआ है तुम्हें?
इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ। विंग उसके हाथ को पकड़ता हुआ एक आली की तरफ ले जाकर दीवार पर पुश करता है और कहता है, एक हाथ मारते हुए दीवार पर, तुम चाहे तो लड़के के साथ, लड़कियों के साथ, किसी के भी साथ हुकअप कर सकते थे, चाहे कुत्ते या कुत्तियों के साथ कर लेते। तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया? देखो। और अपने बैली की तरफ सो कर रहा था। ये देखकर तो वांगजी शॉक और कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ। आर यू किडिंग? और कैसे पता कि ये बच्चा तुम्हारा है? विंग का मुंह मन कर रहा था कि उसके मुंह पर मुक्का जड़ दे। वो लगाने वाला होता है कि वांगजी उसके हाथ को पकड़कर उसे दीवार पर डालता है और कहता है, सट आप, और अगर एक हाथ और मारा ना तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा और हाथ में दे दूंगा। वांगजी की बात सुनकर विंग तो थोड़ा डर गया था। फिर वो रोड होते हुए कहता है कि तुम्हारी करनी है। उस रात तुम मेरे कमरे में आए थे, क्या तुम भूल गए कि वो सब तुमने किया? मुझे नॉटिंग किया, मुझे मार्क किया। हाँ वांगजी, कहता है तुम्हारे फेरोमोन्स मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे। तुम जानबूझकर उन फेरोमोन्स को रिलीज कर रहे थे ना? हाँ। और जब ये सब कुछ हो गया है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हें तो एंजॉय करना चाहिए बेबी। ऐसे भी तुम्हारे डैड ने कहा है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। आई थिंक सो, अब कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस बेबी को उसके बाप का नाम भी तो चाहिए ना। विंग उसके हैंड से अपने हैंड छुड़ाते हुए वांगजी को अब सच में एक मुक्का मार दिया था, जो कि उसके नाक पे लगा था। खून बह रहा था और कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? यू रूड एरोगेंट बारटेंडर। इतना बोलकर एक लात मारता है उसके प्राइवेट पार्ट में, एंड देन वहां से पैर पटकता हुआ बाहर आ जाता है। वो बाहर आ जाता है और बैठता है और एक वेटर को बोलता है, मेरे लिए ड्रिंक ऑर्डर करो। वो वेटर भी ड्रिंक बनाकर लाता है एंड देन उसके सामने पटक देता है। जैसे ही वो सिप उठाने, जैसे मतलब वो लेकर के उठा करके पीने वाला होता है, वांगजी आता है और उसके हाथ से वो लेता है और खुद पी जाता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता? हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान ड्रिंक नहीं किया जाता है। क्या तुम भूल गए हो इस बात को? हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? बताओ मुझे। प्रेगनेंसी के टाइम पे ना ही सिगरेट पीते हैं, ना ही अल्कोहल का यूज करते हैं, इससे बेबी के लिए हार्मफुल होता है। विंग कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस। ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, क्या करना है मुझे पता होना चाहिए, ना कि तुम मेरी लाइफ में दखल देना बंद करो। क्या रिश्ता है तुम्हारा? हाँ। इतना बोलकर वो उंगली दिखा रहा होता है। वांगजी उसकी उंगली को पकड़ता और कहता है, अपने हाथ को नीचे रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? और इतना बोलकर उसके हाथों को मरोड़ देता है। विंग कहता है, मेरा हाथ छोड़ो यू टफर इडियट इंसान। वांगजी कहता है, नहीं छोड़ूंगा, माय लिटिल ओमेगा। और इतना बोलकर उसके बालों को बिगाड़ कर वहां से चला जाता है। विंग तो खिसियानी बिल्ली बन के उसके पीछे आता है और उसके शोल्डर पे बहुत जोर से दांत गरा देता है और कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद विंग वांगजी के बालों को नोचते शुरू कर देता है। अब वांगजी भी वही कर रहा था, लेकिन वो ध्यान रख रहा था कि कहीं इसकी चोट ना टेबल से ना लग जाए। मतलब विंग उसके बालों को नोच रहा था और वांगजी उसके कमर को पकड़े हुए था, और ऐसे करके लोग इधर से उधर लुढ़क रहे थे। और टेबल से टक्कर खाने वाला था कि वांगजी उस तरफ लग जाता है, जिससे उसके टमी में ना चोट लग गई थी। विंग का तो मन नहीं भरा था, फिर भी उसके बालों को नोचता हुआ कहता है, मेरे सामने मत आना, वरना मैं इसी हॉकी स्टिक से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। इतना बोल करके और वो वहां से दांत मुंह बनाता हुआ चला जाता है। उसके बाद 2-3 वेटर आते हैं और वांगजी को सही करते हैं। उसके बाद वांगजी ओनली फॉर जाते हुए विंग को ही देख रहा था कि किस तरह से विंग उसका पोपट करके चला गया। वांगजी को तो बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। कहता है, इस लिटिल ओमेगा को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर ये प्रेग्नेंट नहीं होता तो मैं तो इसको उड़ा हुआ मुर्गा बनाकर छोड़ देता। इतना बोलकर वो वापस आता है, अपने हेयर स्टाइल को ठीक करता है, एंड देन वो वापस से ड्रिंक्स बनाना स्टार्ट कर देता है। तभी वहां का मैनेजर आते हुए उसे कहता है, हे, तुम हर बार किसी न किसी के साथ उलझ जाते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ। वांग जी ग्लास पटकते हुए इस मैनेजर को घूर कर देखता है। मैनेजर बहुत ज्यादा डर गया था और कहता है, ओके ओके, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, पर हाँ, आइंदा से बड़े कस्टमर को डील ना तुम नहीं करोगे, दूसरे वेटर कर लेंगे। वांग जी कुछ नहीं कहता और वापस से अपना काम करने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ विंग दांत पीसता हुआ वापस घर आता है और बार काउंटर पे जाके, उसके घर में भी एक बार काउंटर बना हुआ था, वहां पे जाके वो ड्रिंक और बॉटल्स को जैसे ही ओपन करने वाला था, उसके डैड आके कहते हैं, विंग, आई थिंक से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। विंग कहता, व्हाट्स अ मैटर डैड, व्हाट्स अ प्रॉब्लम? हाँ, क्यों नहीं कर सकता मैं? वहां गया तो मुझे वहां नहीं करने दिया, यहाँ आया तो यहाँ नहीं करने दिया, आखिर मैं आपका बेटा हूँ भी या नहीं हूँ? उसके डैड कहते हैं, तुम्हें उससे शादी करनी होगी, चाहे तुम मानो या न माने, पर हाँ, तुम्हारी शादी कल है। विंग कहता, व्हाट? मैं नहीं कर रहा शादी डैड, आर यू किडिंग मी? रियली डैड?
नो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ ही नहीं, और उसने आपके ऊपर ऐसा कौन सा काला जादू किया है कि आप उसकी बातों में आ रहे हैं डैड। अभी क्या कहा उसने? हाँ। उसके डैड कहते हैं विंग, उसने कुछ भी नहीं कहा है, वो तो बस तुम्हारी सेफ्टी चाहता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, दैट्स इट। और तुम्हें पता है वो कितना अच्छा है? तो विंग कहता है डैड ब्ला 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 ब्ला, आई डोंट थिंक सो। वो बस हमारे पैसों पे ऐश करना चाहता है और कुछ भी नहीं। वैसे भी बारटेंडर के जॉब में कितनी मिलती है? 10,000 युवान। उसमें उसका क्या होता होगा? इसलिए वो मुझसे शादी करके इस घर में आकर ऐश करना चाहता होगा, दैट्स वाई वो उसने हाँ कहा है डैड। उसके डैड कहते हैं वो तो कल ही पता चल जाएगा, तुम प्रिपेयर करो, क्योंकि वो, तुम चाहो या ना चाहो, वो तुम्हारी बेबी का फादर है एंड देन तुम्हारा अल्फा है। इतना बोलकर उसके डैड वो ड्रिंक लेते हैं, वापस से उसको लॉक करके जहां से विंग ने निकाला हुआ था वहां डाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स किसी के सामने खड़ा होकर कह रहा था, सर बस आधा काम हो गया है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, हमें क्लू मिल गए हैं और इसमें मैनेजर भी इन्वॉल्व है। पर वो ओनली फॉर मैनेजर ही नहीं है सर, बहुत सारे लोग हैं इसमें और इसका कड़ी मैं ढूंढ रहा हूँ। तो दूसरा शख्स कहता है हाँ ठीक है, तुम अपना काम कर सकते हो, वो भी अच्छे तरीके से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहता है सर कल क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? सामने वाला शख्स कहता है कल क्या कुछ इम्पोर्टेंट है? तो दूसरा शख्स कुछ नहीं बोलता है। वो क्या कहते हैं, वो कहता है हाँ ठीक है ले लो। अब बैक टू द प्रेजेंट, कल के दिन वांग जी, उसने ब्लैक टॉक्सीडो वेयर किया हुआ था जो कि विंग्स के फादर ने ही भिजवाया हुआ था। और उसकी शादी में ना ही उसके गगा आए थे, ना ही उसके अंकल आए थे, ना ही उसकी भाभी आई थी, कोई भी नहीं आया था, ओनली फॉर विंग आया था। उसके बाद विंग रेडी होकर का आता है, जो कि विंग ने येलोइश कलर का टॉक्सीडो वेयर किया हुआ था जिसके ऊपर बहुत सारा डिजाइन बना हुआ था। उसके सामने पेस्ट खड़े थे और फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। जब किस करने का टर्म आता है तो विंग ओनली फॉर अपने हैंड को बढ़ाता है, वांग जी उसके हैंड पे ही किस कर लेता है और इस शादी को लॉक कर देता है। उसके बाद उसके डैड पेपर बढ़ाते हैं जो कि शादी के सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट में जाना होता है। वहां पे उन सभी चीजों को देख करके भांग जी स्माइल करता हुआ कहता है सर आई एम रियली सॉरी बट मैं इस पे साइन नहीं कर सकता। विंग और उसके डैड दोनों शौक और कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या मुझसे शादी नहीं करने वाले हो? हाँ, फिर इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत है? भांग जी कहता है किसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? हाँ, वैसे मैं भी पेपर लाया हूँ। उसके बाद वो वहाँ रख देता है, जो ओनली फॉर शादी के ही कॉन्ट्रैक्ट वाले पेपर्स होते हैं ना शादी के, वो थे और कुछ भी नहीं था। उसके डैड कहते हैं पर इसमें तुमने डाउरी का मेंशन नहीं किया है। लाल मांग जी कहता है क्योंकि मैं अल्फा हूँ, मैं डाउरी दे सकता हूँ, मैं ले नहीं सकता सर। थैंक यू कि आपने मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचा। मुझे आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका विंग चाहिए। और हाँ, मैं कपड़े लाया हूँ, तो ये कपड़े पहनकर विंग मेरे साथ जाएगा। और हाँ, मैं आपके ये दिए हुए कपड़े भी लौटा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरा वाइफी जो थोड़ा सा एरोगेंट है वो मुझे ये बोले कि मेरे बाप के दिए हुए कपड़े पे ही तो तुम पल रहे हो। इसलिए आई एम सॉरी सर, पर मेरे लिए मेरा डिग्निटी बहुत जरूरी है। इतना बोलकर वांग जी उस पर साइन कर देता है, देन कहता है विंग अब साइन करो तुम भी। विंग अपने डैड को देख रहा था, उसके डैड स्माइल कर रहे थे और वो कहता साइन करो, क्या सोच रहे हो? विंग के तब पैरों तले जमीन खिसक गई थी, वो साइन तो कर दिया हुआ था। घर आता है और आकर कोट को निकालकर फेंकते हुए कहता है डैड ये क्या पागलपन है? मतलब कि उसने कहा वो हमारा कुछ भी नहीं लेगा, मतलब साफ है कि मैं उसके साथ रहने वाला हूँ। नो वे डैड, मैं उसके साथ नहीं जाने वाला। पीछे से वॉइस आती है हाँ तुम्हें मेरे छोटे से अपार्टमेंट में रहना होगा जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। विंग कहता है हाँ, आर यू किडिंग मी? तुमने मेरा घर देखा है और तुम्हारा एक 4x4 का रूम, मैं उस 4x4 के रूम में कैसे रहूंगा? हाँ, जी कहता है 4x4 नहीं 10x10 का रूम है, तुम वहाँ आराम से रह सकते हो। वैसे भी मुझे तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी में और तुम्हारे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तुम्हारे पैसे हैं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन मेरे घर में तुम्हें मेरे हिसाब से रहना होगा। विंग बहुत नाटक कर रहा था और बहुत ज्यादा चिलम पट्टी कर रहा था, तो उसके डैड कहते हैं विंग तुम चुपचाप से अपने अल्फा के साथ जा रहे हो और हाँ मैं तुम्हारा सारा कार्ड ब्लॉक करवा दूंगा वरना। विंग कहता है डैड आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके डैड कहते हैं तो फिर जाओ। फिर वो कपड़ा बढ़ा देता है और कहता है इसे चेंज कर लो जैसा कि तुम्हारे अल्फा ने कहा। वांग जी भी एक रूम में बोलता है, तो उसे जहाँ वो रेडी हुआ था वहां जाता है, जो उसके फादर ने वो टॉक्सीडो दिया हुआ था उसे उतार कर अपना नॉर्मल वाला कपड़ा पहनता है और नीचे आ जाता है। विंग अभी भी फॉफ कर रहा था। वांग जी कहता है क्या तुम चल रहे हो? हाँ, इतना बोलकर विंग दांत पीसता हुआ ऊपर जाता है, अपने कपड़ों को चेंज करता है, चेंज कर नीचे आ गया था।
वांग जी कहता है चलो। जब विंग बाहर आता है तो वो देखकर शॉक, क्योंकि बाहर एक स्कूटी थी भाई, जिसे अच्छे से वांग जी ने प्रिपेयर किया हुआ था। विंग दांत पीसता हुआ कहता है अब ये देखना बाकी था, मतलब इससे ज्यादा घटिया मजाक करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं मिला क्या? तुम भाड़े पे गाड़ी भी नहीं ला सकते थे वांग जी? वांग जी कहता है नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। सो इस पे बैठ जाओ और चलो चलते हैं हम यहाँ से। वैसे भी तुम्हारे सारे फैमिली वाले तुम्हें देख रहे हैं विंग। हाँ, विंग सबको देखता है जो उसे ही देख रहा होता है। विंग अपना अपने फादर को गले लगता है ना अपने मॉम के गले लगता है और चुपचाप से वो वहां बैठ जाता है। एंड देन वांगजी को बिना पकड़े पीछे से पकड़े हुए था और चलता है। वांगजी जैसे ही बैक गियर लगाता है, विंग ना ऐसे जैसे होता है ना उलटने पुलटने टाइप से, तो वांगजी उसको पकड़ते हुए कहता है हे, मुझे कस के पकड़ो क्योंकि मैं बाइक बहुत तेज चलाऊंगा। वो कहता है ये स्कूटी है। वो कहता हाँ वही, पकड़ो मुझे। विंग उसके कंधों को एकदम ऊपर से हल्का सा टच करके, टच वुड वाला नहीं, एकदम हल्का सा टच करके पकड़े हुए था। अब उसको देखकर तो वांगजी को हंसी भी आ रही थी और उस विंग पे रहम भी आ रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। उसके बाद वो वहां से चल देते हैं। विंग उसे अपने वांगजी उसे अपने अपार्टमेंट में विंग को लेकर के आता है, जो कि सच में 10x10 का ही अपार्टमेंट था, जो कि वांगजी ने जानबूझकर छोटा अपार्टमेंट चूज किया था जब शादी की बात आई थी। तो पहले वाला अपार्टमेंट उसका अच्छा था, लेकिन इस अपार्टमेंट को उसने चूज कर लिया था छोटा सा, ताकि वो विंग को यहाँ पे रखे। विंग जब उसको देखता है, मतलब एक हॉल में ही बेड है और एक किचन है, एक वॉशरूम है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं था। विंग तो आता है और सर पकड़ते हुए कहता है मैं यहाँ इतने गंदगी भरे जगह में रहूंगा, तुम्हें लगता है? हाँ, मुझे ना तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे ना अभी के अभी तुमसे डिवोर्स चाहिए, दैट्स इट। मैं अपने बच्चे को पाल लूंगा, ठीक है? मैं डैड को कॉल लगाता हूँ। वो इतना बोलकर अपने डैड को कॉल लगाता है तो उसके डैड कॉल पिक नहीं करते हैं। जी कहता है तुम्हारे डैड कॉल पिक नहीं करेंगे विंग, बस करो और मेरे साथ एडजस्ट करो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने लिए ना अभी ऑर्डर करता हूँ सारे सामानों को। जैसे ही वो सभी चीज़ ऑर्डर करता है तो ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन रहता है ना, वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था कार्ड से, उसके पैसे जा ही नहीं रहे थे। विंग कहता है ये क्या हुआ? और फिर वो डैड को कॉल लगाता है। डैड उसके उठा नहीं रहे थे। वांगजी समझ गया था और कहता विंग परेशान होना बंद करो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? विंग कहता शट अप, ओ जस्ट शट अप शट अप शट अप। और इतना बोलकर वापस से कॉल लगाता है। अब जो कि कॉल 10 बार से ज्यादा लग चुके थे, उसके डैड कॉल उठाते हुए कहते हैं क्या बात है विंग? विंग कहता डैड मेरे कार्ड चल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं जा रहा है। तो उसके डैड कहते हैं मैंने तुम्हारे सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं विंग, तुम्हारा कोई कार्ड अब चलने वाला नहीं है। तुम ना ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ना ही ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हारा अल्फा जितना कमाता है तुम्हें उतना में ही गुजारा करना होगा, समझ गया ना? क्योंकि ऐसा मुझे वांगजी ने कहा था। इतना और ये सारे ऑर्डर्स तुम्हारे हस्बैंड ने ही दिए हैं कि उसे सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों पे ही रहना है, उसे कोई भी लग्जरियस लाइफ नहीं मिलेगी। तो जिस तरह से तुम्हारा अल्फा तुम्हें रखेगा वैसे तुम्हें रहना होगा। क्या मैंने सही किया हनी? हाँ। उसकी वाइफ कहती है एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा, बट दूसरी तरह से देखा जाए तो हमारा बेटा एक वक्त के बाद समझ जाएगा ना। और इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, क्योंकि विंग बहुत ही ज्यादा रूड एरोगेंट जिद्दी था। वो अपने सामने में किसी को इंसान नहीं समझता था, सबको कुछ भी बोल देता, कुछ भी कह देता था, थप्पड़ लगा देता था। बहुत ही ज्यादा एरोगेंट ओमेगा बोल सकते हैं हम, जिसमें मैनर्स और बिहेव बिल्कुल भी शून्य के बराबर थे। मिंग सीधे उठता है, वांगजी के कॉलर से पकड़कर घुमाता, उसके पीठ में एक पंच भगा कर देते हुए कहता है तुमने मेरे फादर से क्या कहा? उन्होंने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? वांगजी अपने पेट को पकड़े हुए था और विंग की तरफ गुस्से से घूर कर देखता है और उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ टाई अप करके उसे अपनी ओर खींचता और कहता है बोलो मत, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अल्फा हूँ, तुम्हें उतने ही में गुजारा करना होगा जितनी मेरी सैलरी है। तो विंग कहता है मॉक करते हुए तुम्हारे 10,000 युवान से क्या होगा? हाँ, क्या होगा? ये तो मेरे कार के पेट्रोल का भी नहीं है। मुझे कहता है तुम्हें कार भी नहीं मिलेगी विंग, तुम्हें मेरे साथ यहाँ रहना है और पैदल शॉपिंग करने जाना होगा। इवन अगर तुम्हें डॉक्टर के पास भी जाना होगा ना, तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारा फोन भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें पैसे डालने की औकात मेरे पास नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कल दूसरा बटन वाला फोन लेके आऊंगा, ठीक है ना?
तो तुम वही यूज करने वाले हो। विंग कहता है, क्या क्या कहा तुमने? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, ये सब सारी बातें तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मतलब मेरा कार्ड ब्लॉक करवा दिया, मेरे फोन ले रहे हो, मुझे बटन वाला फोन दे रहे हो। अभी 2024 है, 2024 में कौन बटन वाला फोन यूज करता है? जी कहता है, तुमने कहा ना मेरी 10,000 सैलरी है, तो उतना में इतना ही मिलता है विंग। गुड बॉय, बैठो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। और हाँ, ये देख रहे हो ना, मेरे जाने के बाद घर की साफ सफाई कर लेना, ठीक है ना? विंग दांत पीस रहा था और कहता है, मैं कुछ नहीं करूंगा। वांगजी कहता है, विंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? फिर वो विंग को लाकर बिठा देता है और वांगजी किचन में जाता है, खाना बनाता है खुद के लिए और उसके लिए, और विंग के पास लेकर आता है। विंग सीधे वो कटोरा लेके फेंक देता और कहता है, मैं ये घटिया खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कभी भी ऐसे ये पतला सूप वाला खाना कभी नहीं खाया है। मेरे घर में ऐसे खाने नहीं बनते हैं। राम जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वो कहता, वी चुपचाप से खाना खा लेना, ठीक है ना? और उस खाने को वो वहां टेबल पे रख के ढक देता है और अपना वॉलेट लेता है, उसमें से कुछ पैसे निकाल कर वहां रख देता है उसी बॉल के पास, और वहां से वो चला जाता है। क्लब आकर के वो वापस से अपने काम में लग गया था। आज एक अननोन शख्स आया था क्लब में, जिसे देखकर वांगजी की आंखें उसके ऊपर ही गड़ी हुई थी। वो ड्रिंक पिलाता है एंड देन एक वेटर को बोलता है, जो कि वो सीधे उस शख्स के पास ले जाकर वो ड्रिंक को रख देता है। उसके बाद वो ड्रिंक जैसे ही ले रहा था, वांगजी के कानों में कुछ शब्द सुनाई दे रहे थे, जो कह रहा था, कल डील होने वाली है, हाँ, हैस्पिक मॉल, हम वहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है फिर। और इतना बोलकर वो सॉक्स कॉल कट कर देता है एंड देन उस ड्रिंक को एंजॉय करने लगता है। वांग जी अपना एक कीपैड निकालता है जिसके अंदर रिसीवर लगा हुआ था। उस रिसीवर पर वो मैसेज करता है कोडिंग में, और कोडिंग में वो मैसेज हेडक्वार्टर सेंड कर देता है। और हमारा यहाँ पे वांग जी कोई बारटेंडर ओनली फॉर बारटेंडर नहीं है, वो एक सिक्योर्ड पुलिस ऑफिसर है जो उसके हेडक्वार्टर्स के लोग ही जानते हैं। एक हिडन एजेंट समझ सकते हैं हम, जो कि अभी वो किसी के सामने में विजिबल नहीं है। उसके बाद वो वापस से ड्रिंक बनाने लगता है। बहुत देर तक वो शख्स वहां पे बैठ के ड्रिंक कर रहा था। वांग जी आते जाते कस्टमर को डील भी कर रहा था एंड देन उस शख्स को भी देख रहा था। तभी एक लड़की, जो कि हाई हिल्स टॉप हील्स पहनी हुई थी, रेड कलर का उसने ड्रेस वाइट किया हुआ था, उसके पर्स के ऊपर बहुत सारे डायमंड्स लगे थे। वांगजी को समझते देर न लगे कि ये लड़की यहाँ पे डायमंड की स्मगलिंग के लिए आई है। उसने तुरंत से वापस से एक नंबर को डायल किया एंड देन वापस से वो अपना काम करने लगा। वो लड़की वहां आती है, वो दोनों कुछ बातें करते हैं, जो कि सिगरेट और माचिस था, जो कि एक कोडवर्ड था। वो लड़की अपने मुंह में सिगरेट डालते हुए कहती है, क्या आपके पास माचिस है? वो शख्स कहता है, माचिस क्या, मेरे पास तो पूरी की पूरी डिब्बी है। वो कहता है, गुड। उसके बाद वो लोग ना सिगरेट जलाते हैं ना माचिस निकालते हैं। वो लड़की सिगरेट को वापस से अपने पर्स में रख लेती है एंड देन कहती है, गुड डे, और इतना बोलकर उस पर्स को उसके पास रख देती है। वो शख्स कहता है, तो क्या हम एक ड्रिंक कर सकते हैं? वो लड़की बैठ जाती है एंड देन ड्रिंक ऑर्डर करती है। हमारा वांगजी दूसरा ड्रिंक बनाकर उसे देता है। देन वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, आपके साथ काम करके हमें बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत मजा आया। वो ठरकी बंदा कहता है, पर मैं तो आपके साथ पर्सनल काम भी करना चाहता हूँ, क्या हम होटल चलें? वो लड़की कहती है, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे अपने साथ ले जाए और अभी जो आपको मिल रहा है कल वो आपको मिले भी ना। ऐसे डिब्बी कहाँ है, मुझे वो बता दीजिए। वो कहता है, बाहर जाओ, बंदे तुम्हें माचिस की डिब्बी दे देंगे। वो समझ गई थी और कहते हैं, थैंक यू। ड्रिंक फिनिश करने के बाद वो लड़की वहां से निकल जाती है। तभी जैसे वो निकलने की होती है, अचानक से वहां पे पुलिस की रेड पड़ती है, जो कि जियांग चेंग बहुत सारे पुलिस के साथ में आया हुआ था। और यहाँ पे विंग अपने फादर का इकलौता बच्चा है, वांग जी अपने फैमिली वाला है, और जियांग चेंग यहाँ पे विंग का असिस्टेंट, वांग जी का असिस्टेंट है। वो वांगजी उसे इशारा कर देता है और वो उस तरफ चला जाता है। उस लड़की को, उस टकले दोनों को पकड़ते हैं और वो सभी लोग को, वांगजी उसे इशारा करता है कि ऐसा कोडिंग इशारा करता है जैसे होता है ना, एक मॉर्ज बोला जाता है उसको, तो उससे वो टैपिंग करके बता देता है कि बाहर भी कुछ बंदे हैं, जाओ पकड़ो। जियांगचेंग खुद पर्सनली उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करने चाहता है, तो वहाँ पे फायरिंग हो रही थी। अब वांगजी को रहा नहीं जा रहा था, इसलिए जल्दी से वो अपनी जगह किसी को रिप्लेस करता है एंड देन मास्क लगाकर कैप पहनकर बाहर आता है। दोनों के बीच में गैंगवार होता है एंड देन देखते देखते वांगजी और जांगछिंग ने मिलकर उन दोनों को ढेर कर दिया हुआ था। उसके बाद वहां पे वो जाते हैं तो उस कार के अंदर बहुत सारे ड्रग्स, पिल्स, दवाई और सुई निडल्स और एक बैग पैसे मिलते हैं। वो सभी उन सभी चीजों को जब्त करते हैं एंड देन जांगछिंग उन सभी चीजों को लेके चला जाता है। जाते जाते वो वांगजी से कहता है, बड़ी, कब तक आखिर ऐसे हिडन बनने वाले हो?
वांग जी कहता है जब तक कि आखिरी मिल नहीं जाता, ठीक है। इतना बोलकर वो वहां से वापस चला आता है। वांग जी वापस से वॉशरूम में चेंज करके और वापस से अपनी जगह पे आ जाता है, नॉर्मली काम करने लगता है। अब रात के 2 बज गए थे क्योंकि बारटेंडर का काम ही ऐसा होता है। तो वो जब घर आता है तो देखता है कि विंग चुपचाप से बिना खाए पिए सोया हुआ था, क्योंकि वो बॉल वैसे ही पड़ा हुआ था खाने का, नीचे वो खाना वैसे ही फिका हुआ था, पैसे वैसे ही रखे हुए थे, एक छोटा सा लाइट जल रहा था और विंग खुद के पैरों को हक करके सो रहा था। अब वांगजी को उसकी ये हालत देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था। वो विंग के पास आता है, विंग को अच्छे से बेड पर लिटाता है, उसके शूज को खोलता है, उसके सॉक्स को खोलता है। उसके पैर थोड़े थोड़े से फूले हुए थे, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और पैर फूले हुए भी होते हैं। इसलिए वांगजी गर्म पानी करता है, विंग के सबसे पहले तो उसके कपड़े को उतारता है, उसके पैंट्स को भी खोलता है, उसके अंदर से सारे कपड़ों को उतारता है। विंग ओनली पर अभी अंडरवेयर में था। फिर वांगजी धीरे धीरे करके उसे अपना पैजामा पहनाता है, उसे हल्का सा शर्ट पहनाता है, सारे कपड़ों को ले जा करके लॉन्ड्री बकेट में डाल देता है और उसकी पूरे बॉडी को साफ करता है, उसके पैरों को अच्छे से गर्म पानी से सिकाई करता है, उसके ऊपर ऑइंटमेंट अप्लाई कर देता है और उसे टक कर देता है। उसको देखते हुए कहता है, हाँ, माय रूड एरोगेंट वाइफी, कभी नहीं सुधरेगा ये। और इतना बोलकर वो वापस से पूरे घर की सफाई करता है। सब कुछ साफ कर लेने के बाद वो जो खाना था वांगजी वेस्ट कर नहीं सकता था, इसलिए खुद खा लेता है, सारे बर्तन को धोकर वहां रख देता है और विंग के पास आकर उसे हक करके सो जाता है। विंग को भी ये वार्मनेस, क्योंकि वो नींद में था ना, तो उसे पता नहीं चल रहा था। वांगजी ने उसे हक किया था तो विंग भी उसकी बाहों में घुस के अपनी आंखों को आराम देते हुए नींद की गहराई में पहुंच जाता है। अगले दिन सुबह जब विंग की नींद खुलती है और वो देखता है कि वो कहाँ है, क्योंकि वांगजी की कोलेजन की स्मेल और ऊपर से उसका अल्फा वाला फेरोमोन्स, मतलब परफ्यूम की स्मेल और उसका अल्फा वाला फेरोमोन्स मिक्स होकर के विंग को ना अराउज फील करा रहा था, मॉर्निंग सिकनेस की वजह से, ऊपर से प्रेग्नेंट होने की वजह से। जैसे ही उसको ये फील होता है कि उसकी बॉडी हिटअप होना शुरू हो गया है, वो फटक से आंख खोलता है और देखता है कि वो अपने अल्फा की बाहों में है। वो एक लात मारता है वांगजी को, वांगजी सीधे बेड से नीचे। वांगजी अपना डुगू पकड़ते हुए कहता है, विंग, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम मुझे ऐसे कैसे किक कर सकते हो? विंग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे साथ आके सोगे? हाँ। और वो ढूंढने लगता है वांगजी को मारने के लिए। फिर उसे ना बगल में एक हॉकी स्टिक दिखता है और विंग उसे लेकर जैसे उठता है वांगजी को मारने के लिए, अचानक से उसके पैरों में ना दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और वो पेट पकड़ के बैठ जाता है और कहता है, मेरा पेट दर्द हो रहा है मुझे, ऐसे करने लगता है। तो वांगजी डर जाता है और उसके पास आता है। अब विंग उसके बाल को नोचते हुए कहता है, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम्हारे वजह से। अगर तुम मेरे साथ नहीं सोते तो मैं प्रेग्नेंट नहीं होता और मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। और ये बच्चा भी मुझे नहीं चाहिए, ये बच्चा भी मनहूस है। वांगजी एक थप्पड़ विंग को लगाता है, खींचकर कहता है, ये बच्चा मेरा है। अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए ना विंग, बच्चे को पैदा होने दो, उसके बाद तुम इसे छोड़कर मुझे छोड़कर जा सकते हो, लेकिन ऐसे मत बोलना कि ये बच्चा गंदा है, मनहूस है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। विंग तो सच में डर गया था। वांगजी फिर विंग को गोद में लेता है, बाहर आता है, टैक्सी बुक करता है एंड देन हॉस्पिटल आता है। ये दूसरा मंथ चल रहा था, तीसरे मंथ में ही ओमेगा को बेबी होने वाले होते हैं। इसीलिए विंग को बहुत ज्यादा दर्द में देखकर वांगजी परेशान हो गया था। और वो जब हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर बोलता है कि आपके हस्बैंड ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। और दूसरी बात कि उनके साथ कभी भी फिजिकल होने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि आपका ओमेगा का जो सबसेक्स एरिया है ना, वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। अगर आपने गलती से भी कुछ भी किया ना, तो वो मिसकैरेज कर सकता है और हाँ, आपकी वाइफ की भी जान जा सकती है। भांग जी ये सुनकर दंग रह गया था और कहता है, ये कैसे हो सकता है? कहता है कि किसी किसी में होता है ऐसा सिम्टम्स, बॉडी जैसे जैसे होते हैं वैसे ही फैलाव होता है ना, पतले लोगों की, मोटे लोगों की, सभी की बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। तो जितना जगह रहता है बच्चा उतना ही जगह लेता है। इसलिए आपके हस्बैंड के पास उतना बॉडी का कैपेसिटी नहीं है कि वो ज़्यादा ये सहन कर सके, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। जरा सा भी गलती हुई, उनका मिसकैरेज होना तय है। और आई एम सॉरी कि मुझे फिर से कहना पड़ेगा, आपको आपका बेबी और आपका ओमेगा दोनों नहीं बच पाएंगे। भांगजी कहता है, मैं समझ गया। डॉक्टर फिर विंग को पानी चढ़ाते हैं, कुछ नया दवाई इम्प्लीमेंट करते हैं, कैल्शियम वगैरह की चीज़ें देते हैं और कहते हैं इनका ध्यान रखिएगा। वांगजी उन सारी चीज़ों को खरीद लेता है, कुछ फ्रूट्स को भी खरीद लेता है। उसके बाद विंग के पास एक लिक्विड वाला बना करके वो खुद लाया था और उसको पिलाते हुए कहता है, विंग, इसे पी लो, बेबी और तुम दोनों सेफ रहोगे। विंग मुंह बना लेता है दूसरी तरफ करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं पीना, मुझे जहर ला के दे दो, मैं खाना चाहता हूँ।
वांग जी उसे साइड करते हुए कहता है, ऐसी बातें नहीं करते हैं, देखो मेरी तरफ, बेबी भूखा है, अगर तुम्हें नहीं खाना बेबी के लिए खा लो प्लीज। तभी वहां पे एंट्री होती है वैंची की, जो नर्स बन के आई हुई थी। वो आते ही कहता है, मे आई कम इन सर। वांग जी उसको देखता है, सैड हो जाता है। वैंची इशारा करती है कि मैं देखती हूँ। उसके बाद वो आती है और वैंची उसे अपने ओर टर्न कराते हुए कहती है, सर आप बाहर जाइए, मुझे आपके हस्बैंड को चेक करना है। उसके बाद वेंची उसे चेक करती है एंड देन फिर वो सूप लेते हुए कहती है, आई थिंक आपका बेबी हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं है और वो हैप्पी भी नहीं है, क्योंकि उसकी मम्मा तो कुछ खा ही नहीं रही है और वो शिकायत कर रहा है कि मुझे फीड करो फीड करो। विंग उसकी बात सुनते हुए कहता है, क्या ज़रूरी है कि मैं खाऊं, क्योंकि मैं तो ऐसे ही प्रेग्नेंट हो गया, मैं तो अपने अल्फा को भी नहीं चाहता और ये अनवांटेड बेबी है, मैं इस बेबी को भी नहीं चाहता। पेंजिंग कहती है, अल्फा और बेबी दो अलग मैटर है, अल्फा अनवांटेड हो सकता है, बेबी अनवांटेड कभी नहीं होते हैं। हाँ तुम्हें पता है, बेबी गॉड गिफ्टेड होते हैं, जब उसके छोटे छोटे लिटिल लिटिल हैंड उससे तुम अपने हाथों से टच करोगे, जब वो रोएगा हंसेगा, वो तुम्हारी तरफ देखेगा, वो तुम्हारे अंदर जो इमोशन आएंगे उसे लेकर के जो तुम अटैच फील करोगे, दुनिया का सबसे बड़ा सुख मातृत्व सुख होता है, जो जब तुम्हारा बेबी आ जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। फिर विंग के हाथों को लेती है और अपने टमी पे रखवाते हुए कहती है, इसे फील करो विंग, आंखें बंद करो। हाँ, विंग आंखें बंद करता है तो बेबी किक कर रहा था और बहुत ज्यादा ऐसे ना घूम रहा था। विंग वो सभी चीजें फील कर रहा था, वांग जी बाहर से देख रहा होता है, और वो भी सैंटी हो गया था। उसके बाद वेंची कहती है, तो अब कैसा लग रहा है। हाँ, विंग के अंदर फिर से उसके हार्मोनल चेंज होने की वजह से वो रोने लगता और कहता है, पर मैं अपने अल्फा को नहीं चाहता, वो मैं एक गरीब अल्फा के साथ नहीं रह सकता, वो एक बारटेंडर है, मैं उसके साथ पूरी लाइफ नहीं बिता सकता। बच्ची कहती है, क्या फर्क पड़ता है कि हमारा अल्फा बारटेंडर है या कचरे उठाने वाला है या फिर सफाई करने वाला है या फिर कोई बड़ा अफसर है या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन है, जरूरी तो ये है कि वो हमें कैसे रखता है। तुमने देखा है रिश्ते क्यों टूटते हैं, क्योंकि हमारे बीच ट्रस्ट इशू कम होता है। बड़े बड़े लोग जिनके पास टाइम नहीं होता है अपने ओमेगा को देने के लिए, उनके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। पेरेंट्स के बीच झगड़े होते हैं, तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हें कम से कम वो इतना केयर तो कर रहा है ना। विंची के समझाने से विंग समझ गया था और उसकी बात सुनने के बाद वो सूप लेता और कहता, हाँ मैं पीऊंगा, मैं अपने बेबी के लिए पीऊंगा, लेकिन मैं अपने अल्फा को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर वो सारा सूप फिनिश कर देता है। भांजी को अच्छा लग रहा था और वो वहां से चला आता है। उसके बाद वैंचिंग आते हुए कहती है, कब तक ये सब चलने वाला है। हाँ, उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम कौन हो। भांजी कहता है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता सीजिए, मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं अंडर ऑपरेशन हूँ, और अगर किसी को पता चलता है, अगर मुझे बाई चांस कुछ हो गया तो फिर कम से कम वो अपने फादर के घर लौट तो सकता है ना। तब तक के लिए ये हिडन आइडेंटिटी उसके लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर कोई खतरा ना है। आप समझ रहे हैं ना। हंची कहती है, हाँ, और तुम्हारे चक्कर में हम लोगों को भी इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर दौड़ना पड़ता है। थैंक गॉड अब हम लोग वापस यहाँ से जा रहे हैं। तो वांगजी कहता है, आप चाहे तो जा सकते हैं। वंची कहती, अभी कैसे जाऊं, तब तक बेबी नहीं हो जाता और हम सब लोग देख ना ले, तब तक कैसे जाऊं बताओ मुझे। वांगजी कहता है, सिजिए, पर गगा तो कहता, गगा भी आ जाएंगे, डोंट वरी, ओके, तब तक हम और अंकल इसे मिलने आएंगे। तो कहता, अंकल कैसे आएंगे। वंची कहती है, डॉक्टर बनकर, और कैसे, जैसे मैं नर्स बन के आई। वैसे भी ये हमारा हॉस्पिटल है, वो यहाँ बिल्कुल सेफ रहेगा। वांगजी कहता है, सिजिए, आप भी ना सच में हाँ मस्त एक्ट्रेस हैं। कहता, हाँ मैं तो हूँ, तभी तो मैंने कहा ना। वैसे कैसे लगी मेरी एक्टिंग। हाँ जी कहता, सीजिए बस कीजिए ना। हाँ, और इतना बोल करके और वो वहां से चली जाती है। विंग जो कि बाहर आया हुआ था वांगजी को देखने के लिए, जब देखता है कि वांगजी उस नर्स आई मीन वेंजी के साथ कैसे एकदम कैजुअली बातें कर रहा है, ना चाहते हुए भी, और अब मूड स्विंग्स बोलो तो या जेलसी बोलो तो भाई साहब, विंग की जली थी, अच्छी खासी वाली जली थी। और वो दांत पीसता हुआ अंदर आ जाता है और बेड पे फफ करते हुए कहता है, देखा, क्लब में भी ऐसे ही करता होगा, किसी ने किसी के साथ हुकअप करता होगा, पैसे कमाता होगा, गंदी कमाई वाला पैसे, मुझे सब पता है, क्लबों में ऐसे ही काम होते हैं और लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं, मुझे पता ही था, मुझे इस बारटेंडर के साथ तो रहना ही नहीं है। और ऐसे करके वो फफ कर रहा होता है। भांगजी फिर अंदर आते हुए विंग को देखता है, जो कि गुस्से से लाल टमाटर बने जा रहा था।
विंग एक टेबल मतलब उसी के पास ही था, तो वांगजी उस टेबल को खींचकर विंग के पास आता है और कहता है, क्या हुआ माय एरोगेंट वाइफी, अब किस बात की तुम्हें जलन हो रही है? कहीं तुमने मुझे उस खूबसूरत भला की खूबसूरत नर्स के साथ तो नहीं देखा ना? विंग वापस इसके बाल नोचना शुरू कर देता है और कहता है, ये मेरे टमी में तुम्हारा अंश है, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम फादर बनने वाले हो, तुम्हें नहीं पता चल रहा? उसके बाद उसके दान दोनों कान को पकड़ता है, खींचना शुरू और कहता है, सुनो 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 मेरी बात सुनो, तुम फादर 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 बनने वाले हो, मेरे अल्फा हो, तो किसी भी नर्स या किसी भी भूतनी चुड़ैल से दूर रहोगे, क्लब में भी सभी से एक हाथ की दूरी पे रहोगे, वरना क्लब की नौकरी छोड़ दो। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वागजी कहता है, शांत हो जाओ देवी माँ, कौन सी दादी माँ आ गई है, तुम्हारा बीबी बढ़ जाएगा। विंग कहता है, हाँ बढ़ गया है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे भूख भी लगी है, मुझे खाना ला के दो। वांगजी कहता है, ओके मैं जा रहा हूँ। विंग कहता है, हाँ जाओ ना, और एक लात मारता हुआ कहता है, वांगजी हाँ, मेरी हालत तो घर के गधे जैसी हो गई है, ना घर का ना घाट का, सच में। फिर वो बाहर आता है विंग के पसंद का, क्योंकि वी उसे पता था कि विंग को थोड़ा स्पाइसेस पसंद है और उसे 5 स्टार वाला खाना पसंद है, तो वो 5 स्टार रेस्टोरेंट से एक खाना ऑर्डर करता है, उसके सारे डब्बे वगैरह को चेंज करके और नॉर्मल वाले डब्बे में डाल देता है, एंड देन सारे डब्बों को डस्टबिन में फेंक देता है, फिर उसके पास लाकर रख देता है। विंग तो पहले उस डब्बा को देखकर मुंह बनाते हुए कहता है, पक्का रोड किनारे वाले ढाबे से ही लाए होगे? तो वांगजी कहता है कंधा उचकाते हुए, तो 10,000 में तो इतना ही मिलता है ना वाइफी, वैसे खा के देखो टेस्ट अच्छा है। वह विंग को भूख लगा हुआ था, उसके पेट से गुड़गुड़ वाली गुड़गुड़ आ रही थी, वो चम्मच लेता है, देन जैसे फर्स्ट बाइट लेता है वो कहता, सच में ये खाना वाकई में लाजवाब है लंजा, इतना जैसे बोलना ही था। तो वांगजी कहता, क्या कहा तुमने? कहता, कुछ भी नहीं, और वो दूसरी तरफ मुंह घुमाकर खाने लगता है। वांगजी उसके पास जाते हुए कहता, आ। विंग कहता, क्या? वांगजी दोबारा से कहता, आ। विंग कहता, क्या? वांगजी कहता, मुझे भी फीड करो, मुझे भी भूख लगी, वैसे भी तुम्हारे पास 3 डब्बे हैं। विंग कहता, मैं पूरा खा जाऊंगा। वांगजी कहता, सीरियसली तुम 3 डब्बे खाने वाले हो? विंग कहता है, हाँ तो 2 डब्बा मेरा, एक डब्बा बेबी के लिए। और देखते देखते विंग तीनों डिब्बा खा गया था। वांगजी अपना सर पकड़ के कहता है, सच में ये दिखता पतला दुबला है, पर कितना ज्यादा खा लेता है। वांगजी कहता है, विंग कहता है, मेरे खाने को नजर मत लगाओ, समझे ना तुम? हाँ बड़ा है। और इतना बोल करके वो लास्ट वाला डब्बा फिनिश करते हुए कहता, वो सूप दो। वांगजी कहता है, ये सूप तुम मेरे लिए छोड़ दो। विंग कहता है, नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि बेबी को और भी फूड चाहिए? वांगजी कहता है, मैं समझ गया, और लेके आऊं? कहता है, नहीं अभी के लिए हो गया, और मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं अच्छा लग रहा। भांगजी कहता है, उस 4 बार चाय के रूम में तुम्हें जाना है? विंग कहता है, मुझे वहीं जाना है, चलो अब। वैसे भी मुझे हॉस्पिटल की स्मेल पसंद नहीं आ रही, मुझे वॉमिट जैसा लग रहा है, तो मैंने जो खाया है वो निकल जाएगा, चलो हम चलते हैं। वांगजी कहता है, ठीक है। फिर वांगजी बाहर आता है सारे प्रोसीजर को पूरा करके, और विंग ऐसे स्माइल कर रहा होता है क्योंकि खाना इतना अच्छा जो खाया था। उसके बाद वांगजी उसे लेकर आता है, टैक्सी में बिठाता है। वांगजी दूसरी तरफ मुड़ जाता है और उसके फेस पे बड़ी ब्राइट वाली स्माइल थी, क्योंकि हाँ वैसे भूख तो उसे नहीं लगा था, पर वो चाह रहा था कि विंग उसे खिला दे, पर विंग ने उसे नहीं खिलाया था। फिर उसे थोड़ा दुखी भी लग रहा था, लेकिन विंग ने पूरा खा लिया था, इस वजह से वो थोड़ा अच्छा भी फील कर रहा था। वांगजी विंग को लेकर उस कमरे में आता है और उसे आराम से बेड पर लिटाते हुए कहता है, बैठो मैं अभी आता हूँ। फिर वो जल्दी जल्दी जाता है, उसके पैर में ना ऑइंटमेंट आके लगाने लगता है। तो विंग कहता है, क्या ये तुम रोज लगाते हो? क्योंकि मेरा पैर तो बहुत ज्यादा सूजा हुआ था ना। वांगजी कहता है, मेरे एरोगेंट वाइफी के पैर फूले हुए थे, और मैं नहीं चाहता कि वो फूले हुए पैर के साथ में घर में इधर उधर चले और उसके पैरों में दर्द हो, उसे तो किक करने में मजा आता है ना। और इतना बोलकर वांगजी हंसने लगता है। तो विंग कहता है, मैं अभी दोबारा से तुम्हें किक करने वाला हूँ, समझे ना तुम? वांगजी कहता, अरे 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 दादी माँ शांत हो जाओ, बस भी करो, इतना गुस्सा करोगे तो मेरे बेबी को भी बहुत गुस्सा आएगा। ओह! तो वो कहता है, ये तो सही कहा, मैं नहीं करूंगा, पर मुझे तुम ना गुस्सा मत दिलाया करो, समझे ना? वांगजी कहता है, मैं कहाँ दिला रहा हूँ वाइफी। और इतना बोलकर वांगजी उसके पैरों को मसाज करने लगता है। फिर वांगजी को कुछ सूझता है, तो उसका एक पैर सॉरी एक हाथ विंग के पैरों पे थे ना, तो उसके पैंट के अंदर जाने लगते हैं और दूसरा हाथ उसके टमी पे चल रहा था। विंग जो आंखें बंद करवा करके मसाज करवा रहा था, जैसे ही उसे फील होता है कि वांगजी क्या कर रहा है, वो फटाक से अपनी आईज ओपन करते हुए कहता है, अल्फा ये आप क्या कर रहे हैं? विंग के मुंह से इतना प्यारा वर्ड सुनकर तो वांगजी की भाई साहब मिनी हार्ट अटैक आने को था। फिर भी वो कहता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, एक पैर यहाँ, एक हाथ यहाँ मेरे पैर पे और दूसरे हाथ मेरे टमी पे। वांगजी कहता है, बेबी
बेबी से बातें कर रहा हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता? और इतना बोलकर वांग जी ने उसके कपड़े को हटा देता है, उसके टमी के ऊपर अपना कान लगा देता है और अंदर जो बच्चे चल रहे थे ना और किक कर रहे थे ना, वो सभी चीज़ों को फ़ील कर रहा था, अपनी आइज़ बंद करके। विंग को थोड़ा साइनेस फ़ील हो रहा था, हालाँकि उन दोनों के बीच में वो सभी थिंग्स हुए थे, पर दोनों ड्रिंकन हालत में थे। तो फर्स्ट टाइम था जब वांग जी विंग को ऐसे अचानक से शर्ट हटाकर देख रहा था। विंग ब्लश करने लगा था और कहता है, "ये क्या कर रहे हो, हाँ?" वांग जी कहता है, "मैं अपने बेबी को फ़ील कर रहा हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता? हाँ, बताओ मुझे।" फिर उसके हाथ ना धीरे-धीरे करके ना थाई पे आ गए थे, क्योंकि विंग ने ना पजामा पहना हुआ था और उसकी थाई को वो रब कर रहा था। अब विंग को ना ये सब अच्छा लग रहा था और विंग ना थोड़े-थोड़े सिसकारियाँ लेना शुरू कर चुका था। वांग जी कहता है, "विंग?" विंग कहता है, "हुँ?" वांग जी कहता है, "क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, तुम्हारे स्ट्रेस को कम करने में?" विंग कहता है, क्या मतलब?" तब तक वांग जी विंग के हाथ को पकड़ चुका था और कहता है, "ये..." विंग कहता है, डॉक्टर ने मना किया है ना कि मेरे साथ कुछ नहीं करना?" वांग जी कहता है, "डॉक्टर ने ये कहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, पर ये तो नहीं कहा है ना कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा?" और उसके हाथों को वो स्क्यूज कर रहा था, जिससे विंग ना जवाब देने की जगह पे सिर्फ कार्य ले रहा था और मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था। वांग जी वापस से वहां से हैंड निकाल लेता है, तो विंग अपनी आईज ओपन करते हुए फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, क्यों स्टॉप कर दिया? वांग जी कहता, ओ, मेरे लिटिल वाइफी को पसंद आ रहा था तो वो मुझे बेग कर सकता है। विंग कहता, कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, मैं खुद कर लूंगा। मुझे कहता है, मेरे रहते हुए खुद कैसे कर सकते हो तुम, हाँ? उसके बाद वो कहता है, वॉशरूम चलो। विंग कहता, वॉशरूम? हम बेड गंदे हो जाएंगे और हमें इसी बेड पे सोना है और हमारे घर में एक ही बेडशीट है। विंग विंग तो दांत पीस रहा था और कहता, तुम और तुम्हारी कंजूसी, तुम्हारे पैसे, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। भागजी कहता, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इतना गुस्सा नहीं करते बेबी, चलो चलो चलो। और इतना बोलकर वांग जी विंग को गोद में उठा लेता। विंग तो दांत पीस रहा था। फिर वांग जी विंग को आराम से आइसलैंड पे बिठाता है, उसके पैंट्स को नीचे कर देता है और वांग जी, विंग ना अभी अंदर कुछ भी नहीं पहना था, ओनली पर एक ट्राउजर पैंट पहना हुआ था। एंड देन विंग उसके दोनों पैरों को स्ट्रेच कर देता है। विंग कहता, ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, तुम्हारी हेल्प। विंग, हाँ, नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहा हूँ? कहता है, तुम। तो वांग जी तब तक उसके वेजाइनल एरिया के अंदर एक उंगली इंसर्ट कर चुका था, जिसके बाद तो विंग आइसलैंड को पकड़े हुए था और पीछे तरफ टर्न हो रहा था। तो वांग जी कहता, हे, तुम्हारे कमर में चोट लग जाएंगे, आराम से, हाँ? विंग कहता है, कैसे करूँ? तुम ऐसे अचानक से कैसे कर सकते हो? वांग जी कहता है, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। फिर वो कहता है, एक मिनट। फिर विंग को आराम से वो बिठा देता है, कहता है, स्लिप मत करना, ठीक है ना? कहता है, हाँ, मैं नहीं करूंगा। फिर वांग जी उसके एक पैर को अपने तरफ कर लेता है कि कहीं विंग गिर ना जाए। फिर उसके वेजाइनल एरिया में से दो उंगली को इंसर्ट एक साथ कराता है, जिससे विंग के मुंह से सीधे लाउड मॉर्न निकलता है, चिल्लाने वाला नहीं, मॉर्निंग निकलता है। और विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? हाँ, ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, वही, तुम्हें सेटिस्फाइड? और उसके बाद वांग जी अपने हैंड को मूव इन करने लगता है। विंग उसके शोल्डर को पकड़े हुए था, एक हाथ से, लेफ्ट वाले हैंड से, एंड देन राइट वाले हैंड को आइसलैंड को पकड़े हुए था और बहुत जोर से आइसलैंड को ग्रैब किए हुए था ताकि वो आइसलैंड के ऊपर से गिर ना जाए। वांग जी धीरे धीरे उसके अंदर इन करते हुए कहता है, हाँ, इट्स सो यमी ना विंग, इट्स सो टू टाइट ना। वांग जी ऐसे बोल रहा था तो विंग कहता है, तुम बोलना बंद करोगे, ये डर्टी साउंड कर रहा है। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं कर रहा है? कहता है, हाँ, कर रहा है। तो वांग जी कहता है, क्या मैं तुम्हें रोज ऐसे कर सकता हूँ विंग? विंग कहता है, पर रोज रोज करोगे तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? अब तो बस एक ही मंथ बाकी है ना बेबी होने में। कहता है, पर मैं रोज करना चाहता हूँ विंग, और मैं सच में खुद से अब करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? विंग जो कि अभी अपनी हालत में नहीं था, उसको गुस्सा नहीं आ रहा था, उसको मजा आ रहा था, तो कहता है, हाँ, कर सकते हो, पर बेबी होने के बाद। और वो फिर ऐसे के साउंड निकाल रहा था। वांग जी अपने मूवमेंट्स को फास्ट कर देता है, तो विंग कहता है, स्लो 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 स्लो, वरना तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने मना किया है। यू वांग जी कहता है, मुझसे नहीं हो रहा विंग, क्योंकि तुम्हारी आवाज मुझे क्रेजी कर रही है। इतना बोलकर विंग के हैंड को लेता है और अपने हाथ हाथ को मतलब पैंट के अंदर डाल लेता है और उसके हाथों को वो पकड़े हुए था। विंग अब उसके हाथों को बहुत जोर से ग्रैब किए हुए था और हमारा वांग जी इसे बहुत तेज स्ट्रोक कर रहा था। हालांकि उंगली 3 इंच तक ही जा सकती थी, इससे ज़्यादा जाती नहीं है। वेजाइनल एरिया का स्पेस 12 इंच का होता है, लेकिन विंग को फील हो रहा था कि स्टॉकिंग की वजह से उसकी उंगली 4.5-5 इंच तक जा रही थी, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा अपने बॉडी के अंदर हिट अप फील कर रहा था और वापस से अपने फेरोमोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देता, जिससे कि वांग जी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। और वो कहता, विंग, अब मैं क्या करूँ? हाँ,
वांग जी कहता, ऐसे कहने पे विंग कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, पहले इसे फिनिश करो। फिर विंग को जल्दी जल्दी से वो ऑर्गेज्म तक लाता है, और विंग जब उसका लिक्विड बाहर आ रहा था तो वांग जी उस लिक्विड को लिक करते हुए कहता है, मैं इसे दोबारा से टेस्ट करना चाहूंगा विंग। विंग कहता है ये गंदा है। वांग जी कहता है ये बिल्कुल भी गंदा नहीं है, और फिर अपनी उंगली को उसी में इन किए हुए था, और विंग अपनी सांसों को नॉर्मल करता है। फिर विंग अपने हाथ से वांग जी को स्ट्रोक करना शुरू करता है, हालांकि उसके छोटे छोटे हैंड उसके बड़े बड़े बिग लॉयंस को हैंडल नहीं कर रहे थे। वांग जी उसके हैंड को अपने हैंड से ग्रैब करते हुए स्क्यूज करना शुरू करता है और कहता है, विंग फास्ट करो, प्लीज फास्ट करो विंग, प्लीज फास्ट करो। विंग जिसको उतना पावर तो नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो फुल्ली खुद ही ऑर्गेज्म तक पहुंचा था और उसकी बॉडी पूरी लूजन अप हो चुकी थी, फिर भी वो वांग जी के कहने के हिसाब से कर रहा था। उतना तो नहीं जितना कि वांग जी चाह रहा था, लेकिन हाँ उससे वो काम चला रहा था। लास्ट में वांग जी खुद ही उसके हैंड को अपने दो छोटे छोटे बॉल्स को बोलता है ग्रैब करो, एंड देन अपने ऊपर वाले टिप्स को ग्रैब करके खुद ही स्ट्रोक करना स्टार्ट करता है। एंड देन लास्ट में वांग जी विंग के हैंड को अपने हाथ से पकड़ा देता है, एंड देन कहता है अप करो। विंग जब अप कर रहा था तो वांग जी लाउड मॉर्निंग निकाल रहा था, जिससे सुनकर विंग के कान खड़े हो गए थे, उसकी बॉडी हरकत में आ गई थी, और देखते देखते वांग जी ऑर्गेज्म तक था। दोनों एक दूसरे के फोरहेड से टिकाए हुए थे, हालांकि दोनों सेटिस्फाइड तो नहीं हुए थे, लेकिन हाँ दोनों ने खुद को सेटिस्फाइड किया ही था। उसके बाद वो दोनों फिर कपड़े चेंज करते हैं, और अब जबकि विंग का वांग जी ने ऐसे देखा ही था, तो दोनों कपड़े उतार करके विंग को आराम से टेबल पे बिठाता है। वांग जी उसकी पूरे बॉडी में फोम सोप लगाता है, उसे नहलाता है। उसके बाद वो खुद भी नहाता है और विंग को गोद में उठा करके बेडरूम पे लेके आता है। उसके बाद उसके पूरे पैर को, हाथ को, बॉडी को, हर चीज़ को टच कर रहा था। उसके जो ब्रेस्ट एरिया था वो थोड़े थोड़े और ज़्यादा फूले फूले लग रहे थे, जिसे देखकर वांग जी को रहा नहीं जा रहा था। विंग मुझसे कहता भी है, क्या ये तुम्हें अपने मुंह में लेने का मन कर रहा है अल्फा? वांग जी सीधे विंग को देखा बिना ही कह देता है, बेचारा हमारा विंग तो ब्लश करने लगा था और कहता है एक लात मारते हुए, बस करो, मुझे कपड़े पहनाओ, मुझे कपड़े पहनने हैं। वांग जी कहता, हाँ हाँ मैं पहना रहा हूँ। फिर वो जल्दी से जाता है, फिर दूध वाला पैंट और टी शर्ट लेके आता है और विंग को पहना देता है। फिर वो खुद जाता है और अपने कपड़े पहनते हुए आते हुए कहता है, ये सब क्लीन करके मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। विंग कहता, हाँ ठीक है, मुझे वो बुक दे दो, मुझे पढ़ना है। इतना बोलकर विंग वो बुक पढ़ने लगता है, और वांग जी खाना बनाने चला गया था। हालांकि वांग जी खाना बना रहा था, लेकिन पूरा ध्यान उसका उसके ऊपर ही था, और उससे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो वापस से अपने हार्ट को पकड़ रहा था और वो कर रहा था। विंग कहता है, ऐसे करना बंद करो, मुझे तुम्हारे फीलिंग आ रही है, तुम भूल गए हो हम दोनों ने एक दूसरे को मार्क किया है। कहता है, मैंने तुम्हें मार्क किया है, तुमने मुझे नहीं किया। वो कहता, मुझे नहीं पता, पर मुझे तुम्हारे फीलिंग्स फील हो रहे हैं, बस भी करो। हाँ, और ऐसे बोलकर विंग दोबारा पढ़ने लगता है। भाग जी कहता है, ग्रेट, मतलब कि मैंने उसे मार्क किया है तो उसकी फीलिंग मुझे तो फील होती ही है, पर उसे भी फील होती है। हाँ, और वो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है और कहता है, ये कभी कभी इतना ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है कि मेरा दिल करता है मैं उसे तो उसके गालों को, उसके लिप्स को काट खा जाऊं, पर कभी कभी ऐसे रूड बिहेव करता है कि मन करता है थप्पड़ लगाऊं उसे मैं। पर जो भी कहूँ, मैं एरोगेंट सैसी वाइफ बहुत बदमाश है। और इतना बोलकर वो खाना बनाता है, फिर उसे लेकर आता है, प्यार से फूंक मारते हुए उसे खाना खिला ही रहा होता है। तभी उसके घर पे पत्थर आता है, जिसे देखकर विंग डर जाता है, कहता है, ये क्या हुआ? वांग जी कहता है, रुको। वो पत्थर उठाता और इसमें लिखा हुआ था, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा? हाँ, वहां पे मेरे आदमी ने तुम्हें देख लिया था, और तुम्हें लगता है कि तुम अब तुम्हारा होगा और तुम दोनों सेफ रहोगे? वांग जी बहुत ज्यादा डर गया था और वो कहता, विंग हमें यहाँ से जाना होगा। विंग कहता, क्या हो गया? कहता है, कुछ भी नहीं, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। इतना बोलकर वांग जी उसे वापस से अपने उसी अपार्टमेंट में लेके आता है जहाँ पे वो रहते थे, और आने के बाद सारे सामान को शिफ्टिंग वाले को बोल देता है कि शिफ्ट करने के लिए। वहां से सारे सामान को शिफ्ट करके इस घर पे शिफ्ट करवा दिया गया था। विंग इस घर को देखता है, ये थोड़ा अच्छा घर था, 2 कमरे थे, सोफा और हॉल वगैरह सब कुछ था। तो विंग कहता है, जब ये घर था तो वो घर क्यों लिया? वांग जी कहता है, ताकि तुम एडजस्ट कर पाओ। तो विंग कहता है, क्या मैंने एडजस्ट किया? वांग जी कहता है, नहीं, तुम मुझे किक करते हो। विंग फिर से एक किक करते हुए कहता है, अब कैसा लग रहा है? वांग जी कहता है, मैंने बोला था ना तुम मुझे किक करते हो। फिर कहता है, हाँ सच में, वैसे तुम यहाँ सेफ हो, और तुम्हारा कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। विंग कहता है, मैं समझ गया। फिर वांग जी उस घर को पूरा शिफ्ट करने लगता है। उस घर में ओनली फॉर वांग जी और विंग ही थे। विंग भी हल्के हल्के चीज़ों को उठाकर दे रहा था, और वो वापस से अपने आसिया को बसा रहे थे। उसके बाद
अब कुछ दिन और बीत गए थे और विंग और वांगजी के बीच में नॉर्मली सब कुछ ठीक हो गया था। विंग अभी भी मूड स्विंग होने की वजह से वांगजी के ऊपर चिल्ला पड़ता था, हॉट हॉकी स्टिक लेके भागता था उसके पीछे मारने के लिए, या फिर उसके बाल नोचता था या फिर कान नोचता था। बेचारा हमारा वांगजी कुट पिट जाता था बनिया से। और उसके बाद वो दोनों के बीच में थोड़े बहुत ऐसे सीन्स बनते ही थे, बाथरूम वाला या फिर बेड वाला। अब वो यहाँ पे बेड गंदे कर सकते थे क्योंकि उनका 2 रूम था और एक बेडशीट तो थी पर रूम 2 था, इसी वजह से वो लोग दूसरे रूम में जाके सो जाते थे अगर ऐसा होता था, क्योंकि वांगजी ने अभी भी नहीं बताया कि वो भाई कुछ और ही है। उसके बाद अभी जब वो खाना बना रहा होता तभी उसके फ़ोन पे फ़ोन आता और कहता है तुम्हें उसे पकड़ने के लिए जाना होगा वांगजी। कहता है पर अभी? कहता वांगजी खाना बना लेता फटाक से और विंग को देते हुए कहता है मुझे काम है, मुझे क्लब जाना होगा, तुम अपना ख्याल रख लोगे? विंग के पेट में ना हल्का हल्का दर्द हो रहा था और लगभग 3 मंथ पूरे हो चुके थे और एक्स्ट्रा हो रहा था। विंग कह देता है मैं ठीक हूँ, पर मुझे ना अजीब लग रहा है। वांगजी कहता है मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है ना? विंग कहता है ठीक है, और इतना बोल करके वो वेट कर रहा होता है। वांगजी उसे बोल करके वहां से चला जाता है और अब हमारा विंग अकेले उस खाना को खा रहा होता है। खाना तो खा चुका था, उसके टमी में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो खाना को वैसे ही गिरा देता है और अपनी टमी पकड़ते हुए कहता है वांगजी। पर वांगजी तो वहाँ था ही नहीं। फिर वो फ़ोन ढूंढता है, उसे फ़ोन भी नहीं मिल रहा था, वो क्या करे उसे समझ भी नहीं आ रहा था। वो जब बाहर आता है तो उसे टैक्सी और कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो जगह ऐसे जगह पे उसका घर था ना जहाँ पे ज़्यादा घर था भी नहीं। वो बाहर आता जैसे तैसे ना किसी को हेल्प के लिए बुलाने लगता, रोड पे बैठा हुआ था। तभी एक अननोन कार आता है जिसमें विंग को डाल दिया जाता है और विंग को वहां से ले जाया जाता है। विंग जो कि दर्द के मारे बेहोश हो गया था, जब उसे होश आता है उसके दोनों पैरों को बांधा हुआ था, दोनों हाथों को बांधा हुआ था और उसके टमी में बहुत दर्द हो रहा था और वो चिल्ला रहा होता है। तभी एक शख्स ऐसे हंसते हुए आता है उसके सामने और कहता है हा 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 सच में, हाँ आखिरकार तुम मुझे मिल गए। हाँ, विंग कहता है कौन हो तुम और मुझे क्यों किडनैप किया है? और कहता है यू सैसी ओमेगा, तुम्हारे हस्बैंड की वजह से तुम्हारे हस्बैंड ने, तुम्हें पता है, करोड़ों की डील हमारी पकड़वा दी। उसे क्या चुल मची है कि वो डुप्लीकेट मेडिसिन और डुप्लीकेट ड्रग्स को पकड़वा के ही रहेगा? विंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मेरा हस्बैंड एक बारटेंडर है ना कि। कहता है पूरी दुनिया वालों के लिए वो बारटेंडर है, पर रियल में वो एक सीक्रेट एजेंट है, वो पुलिस में है। क्या तुम्हें नहीं पता? हाँ वैसे तुम मरने वाले हो, पीछे देखो। पीछे एक बहुत बड़ा ऐसे होता है लकड़ी काटने की मशीन, वो था जो धीरे धीरे करके विंग की तरफ आ रहा था और कहता है तुम्हारा पूरा बॉडी यहाँ तक कि तुम्हारा बच्चा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हाँ मुझे कितना खुशी मिल रहा है, उसने मुझे करोड़ों की डील बर्बाद कर दिया, करोड़ों का सामान जब्त कर लिया, लेकिन जब उसका प्रीसियस ओमेगा और उसका बच्चा कट जाएंगे 2 हिस्से में, तब वो क्या करेगा? फिर वो पिक्चर सेंड करता है क्लिक करके विंग का। वांगजी जो कि उसे पकड़ने के लिए वहां से चाइना से निकल चुका था और ये लोग बॉर्डर एरिया पे थे, चाइना से बाहर जहाँ पे अफीम की खेती की जाती थी, वहां पे थे ये लोग। और वांगजी के साथ में उसके भाई सीचन भी थे जो कि वहाँ के वो बहुत बड़े पोस्ट पे थे और वो मिलिट्री पैरा कमांडर्स में भी रह चुके थे। उसके बाद उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया हुआ था, वो दोनों थे। वेंचिंग भी एक सीक्रेट एजेंट थी और उसके अंकल खुद कमिश्नर थे, मतलब कि उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही पुलिस वाला था। उसके बाद जांग चेंग और सारे सबोनेट्स, यहाँ तक कि जिस विंग ने जिस वेटर को थप्पड़ मारा था वो वेटर भी पुलिस वाला ही था। सभी लोग, विंग के गले में एक लॉकेट था, तो जिस वजह से विंग का जब लोकेशन ऐसे ना, विंग को हमेशा वांगजी मॉनिटर करता था कि वो क्या कर रहा है, किस कमरे में जा रहा है, क्या कर रहा है। जब वांगजी देखता है कि वहाँ नहीं है और इसका लोकेशन बॉर्डर एरिया में है और उसे भी उन लोगों को वहीं जाना था, वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा था और कहता है गगा गगा, वो विंग को ले गए हैं उठाकर। वो बोल रहा था कि उसके टमी टमी में दर्द हो रहा है, मतलब कि वो। लैसिचन कहते हैं हे वांगजी रिलैक्स, सब ठीक होगा। और इतना बोलने के साथ ही वो वहां से सभी बॉर्डर एरिया की तरफ निकल जाते हैं। जब वहां आते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ ब्लैक कपड़े में आदमी की वहां पे तैनाती की हुई है। वांगजी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, फिर भी वो अपने साथ कमांडर्स को भी लाया हुआ था, पुलिस फोर्स भी टीम थी, सब कुछ था। उसके बाद वो सब धीरे धीरे करके एक एक का सफाई करना शुरू करते हैं। एंड देन देखते देखते जब अंदर आते हैं जहाँ पे विंग को बांध के रखा हुआ था, जैसे ही वांगजी वहां जाने वाला था उसे बिजली का झटका लगता है और वो सीधे वहां पे बेहोश होने की कगार पे था, तो वो स्विच काट देता है। वांगजी झटके खाकर दूर गिरता है। तभी उसके सामने एक शख्स आता है जिसे देखकर वो कहता है मेंग्याओ तुम? वो कहता है हाँ मैं।
सर, और मिंग याओ यहाँ पे लान वांगजी का असिस्टेंट रह चुका है। तो वांगजी कहता है जैसा कि तुम्हें सब कुछ पता था पहले से ही। कहता है सर मैं क्या करूं, पैसे के वजह से ये सारे काम करने पड़ते हैं। एक्चुअली मैं इसका लीडर भी मैं ही हूँ सर। अब मुझे पहले से ही पता था कि आप मेरे पीछे पड़े हैं, पर देखिए मैं क्या लेके आया, आपका ओमेगा और आपका बेबी। वैसे आप दोनों में से एक ही चूज कर सकते हैं, या तो आप मुझे पकड़िए सर या फिर उसे पकड़ लीजिए। वांगजी कहता है याओ तुमने ऐसा क्यों किया, हाँ तुम हमारे ही नेशन के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हो। मेगा कहता है सर आप तो जानते हैं ना, आपकी पूरी फैमिली पुलिस में है, आप लोग तो बड़े अमीर है ना, पर मेरा मन नहीं करता कि मेरा खुद का बंगला हो, गाड़ी हो, मेरा नाम हो। आपको पता है ना पुलिस की नौकरी में क्या ही मिलता है। वैसे मुझे ये ऑफर मिला था कि मैं इस एरिया को कवर कर सकता हूँ, और पुलिस में होने के नाते मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर मैं सबको मार दूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और सारा क्रेडिट मैं ले जाऊंगा ना सर। और इतना बोलकर वो अपने बंदों को ऑर्डर देता है। लैन सिचन और जियांगचेंग बाहर थे। वांगजी उसके साथ फाइट करने लगता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वांगजी और मिंगो के बीच में बहुत गंदा फाइट होता है। तो मिंगो हंसते हुए कहता वो देखो बस थोड़ा सा और आपका ओमेगा दो टुकड़ों में बट जाएगा। वांगजी उसके मुंह पे पंच मारता है और उस बिजली को, मतलब जूता पहना हुआ था तो अब करंट लगने ही वाला था उसे, फिर भी थोड़ा बहुत वो क्या ही कर सकता था। वो बचते बचाते, क्योंकि तार ना ऊपर से नीचे तक लटका के रखा था और नीचे भी बिछा के रखा था उस गधे ने। तो उस तार से झटके खाते हुए तो वहां तक जाता है और विंग के रस्सी को ना जल्दी जल्दी काटना शुरू करता है। काट करके उसके एक पैर को, एक हाथ को काट कर जल्दी से उसे साइड करता है और वो तख्त को चीरता हुआ वो लकड़ी वहां से चला जाता है। अभी सोचो विंग कितना ज्यादा डरा होगा। उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, नीचे से उसका पानी गिरना स्टार्ट हो चुका था और उसके दर्द भयंकर हो रहा था। वांगजी कहता है डरो नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तब तक लैन सिचन आ गए थे और उस बिजली को जब देखते हैं कि वांगजी कैसे सिचुएशन, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा वायर लटकाया हुआ था, वही नंगा, थोड़े थोड़े दूरी पे नीचे वायर बिछाया हुआ था। लैन सिचन जल्दी से उस कनेक्शन को काटते हैं और मेंगिया को हाथों को बांधते हैं। उसके बाद वांगजी विंग को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। लैन सिचन, जियांगचेंग ये सभी इसे लेकर आते हैं। वैनचिंग भी उसके साथ आती है, क्योंकि वैनचिंग भी मतलब पुलिस में होने के साथ साथ उसे नर्स की भी ट्रेनिंग ली हुई थी। उस ओटी रूम में वांगजी, विंग और वैनचिंग तीनों थी और डॉक्टर्स भी था। अब विंग हमारा वांगजी के बाल नोचे जा रहा है और बोले जा रहा है ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है, मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। और डॉक्टर बोल रहे थे सर देखिए आप पुश कीजिए। विंग कहता मैं कैसे करूं, मुझे नहीं हो रहा है। वांगजी कहता बेबी प्लीज पुश करो ना, बेबी 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 को हार्ड कर दोगे तुम। विंग कहता तुम्हारे वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है, आज के बाद मेरे पास आना मत। वांगजी कहता मैं कब आया तुम्हारे पास, मैं तो कभी नहीं आया। विंग कहता हाँ तो तुम आना भी मत। और उसके बाद वो सांस को इनहेल एक्सेल कर रहा था एंड देन पुश कर रहा था, उसे हो नहीं रहा था। वांगजी कहता है बाद में मार लेना मुझे, पहले बेबी ओके। फिर वो कहता है विंग तुम कर सकते हो, विंग यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। वंचिंग कहते विंग हाँ सच में तुम कर सकते हो। और वो दोनों हाथ पकड़े हुए थे। विंग हमारा पुश करता है और चिल्लाया जा रहा था भंगजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, भंगजी तुम्हें मैं मार डालूंगा, भंगजी मेरे पास मत आना, मुझे छूना मत वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। भंगजी कहता मार डालना मुझे, पहले बेबी देखो बेबी। और वो दोनों ऐसे कर रहे होते हैं। वो करने के साथ ही जब लास्ट बार विंग ऐसे करता है, बेबी बाहर आ जाता है, डॉक्टर उसे खींच लेते हैं और वांगजी जब देखता है विंग तुमने कर दिया, विंग एक थप्पड़ खींच के लगाता है और वांगजी का मुंह टेढ़ा। वांगजी कहता है अब क्यों मारा। कहता है मेरा बेबी आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। वांगजी कहता है खुश होने पे कौन ऐसा करता है भला। तो कहता है मैं करता हूँ। फिर डॉक्टर उसे दिखाते हैं और कहते हैं ये देखो बेबी बॉय को जन्म दिया है तुमने। वांगजी कहता है बॉय है। विंग कहता है हाँ बॉय है। वांगजी कहते हैं ये बॉय है और सभी कूदने लगते हैं। उसके बाद डॉक्टर उसे साफ करने के लिए ले जाते हैं। इधर विंग का ट्रीटमेंट होता है, उधर वांगजी अपने बेबी के पास होता है। वंचिंग वो सभी चीज़ों को देख रही होती है। इसके बाद बेबी और उसे दोनों को नॉर्मल वार्ड में लाया जाता है, जहाँ पे लैन सिचन, लैन किरेन, यहाँ तक कि विंग के फादर मदर जियांगचेंग सब थे। और जब वो आता है बेबी को देखता है, विंग तो पहले अपने फादर मदर को अवॉइड कर रहा था, तो उसकी मॉम कहती है बेबी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता था कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ज़रूर सुधार देगा। तो उसकी उसकी बात सुनने के बाद विंग कहता डैड क्या आपको पता था कि ये पुलिस में है। वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता था। वांगजी कहता है आई एम सॉरी सर, मैंने बताया मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। फिर वो जब अपने अंकल और गवो को दिखाते हुए कहते सर आप। तो लैन किरेन कहते हैं क्योंकि वांगजी से शादी का प्रपोजल लैन किरेन ने ही दिया हुआ था विंग के फादर को, और कहा था कि इन दोनों की शादी करा दो जब ऐसी सिचुएशन बनी है। तो
तो वो कहता है सर आप ही थे ना जिसने कहा था कि इन दोनों की शादी करा दो सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं हाँ क्योंकि मैं इसका अंकल हूँ और मैं भला क्यों नहीं चाहूँगा कि मेरे बेटे की लाइफ में कोई ओमेगा आए, खासकर वो जो उसकी ही टक्कर का हो। और इतना बोलकर वो हंसने लगता है। उसके डैड कहते हैं सच कहा मेरा बेटा सच में बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। कहता और मेरे बेटे के पास टाइम ही नहीं था कि वो किसी को टाइम दे और किसी ओमेगा को अपनी लाइफ में आए। ऐसे ही सही जब आया तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इसे एक मौका तो मिलना चाहिए ना। यही सोचकर मैंने भी कहा था कि आप अपने बेटे को मेरे बेटे के लाइफ में लाने दीजिए। खैर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। इतना बोलकर वो लोग बच्ची को देखते हैं। देन सब लोग खुश हो गए थे। वांग जी उसके बाद सभी लोग तो बाहर आ गए थे। अपनी बेबी के साथ मैं विंग के पास बैठा हुआ था और कहता है विंग देखो तो ये किस पे गया है। विंग कहता है ऑब्वियसली ये मुझ पे ही गया होगा। तो वो कहता है बिल्कुल नहीं, इसकी नोज देखो मेरे जैसी है, इसकी आइज तुम्हारे जैसे है, इसके लिप्स के नीचे छोटा सा मॉल वो तुम्हारे जैसा है। और फिर विंग के कान में झुकते हुए कहता है और मैं उस लिप्स को और उस मोल को दोनों को खाना चाहता हूँ। टू बी रेडी माई एरोगेंट वाइफी। विंग इतना सुनता है तो एक हाथ लगाने वाला था तो वांग जी कहता है अब बेट पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसके हाथ और पैर चलते हैं और किसके नहीं चलते हैं। ये बोल करके और वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है। विंग कहता है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो विंग कहता है वांग जी कहता है विंग से कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, मैंने तो कभी पूछा ही नहीं, पर न जाने क्यों तुम्हारे साथ रहते रहते मैं तुम्हारा आदी हो गया हूँ। क्या तुम मुझे सच में छोड़ के चले जाओगे विंग। विंग वांग जी को हैंड को अपनी हैंड से ग्रैब करते हुए कहता है नहीं अल्फा, मैं तुम्हें और अपनी बेबी को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद कुछ दिन बाद मतलब 6 दिन बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से घर लाया जाता है जहाँ आज बेबी का नेम सेरेमनी होने वाला था। सभी फैमिली मेंबर्स वाले थे। तो वो लोग अभी वेन हाउस में थे, विंग हाउस में थे, मतलब विंग के घर पे थे। वहाँ पे पार्टी रखी हुई थी और वो सभी चीज़ें वो कर रहे थे। जब प्रीस्ट आते हैं और उन लोगों को सारे रिचुअल परफॉर्म करने के बाद बेबी का नाम रखने के लिए बोला जाता है। वो दोनों बेबी का नाम निंगजी रखते हैं एंड देन वो बोलते हैं कि आज से आप दोनों अपनी बेबी के साथ अच्छे से रह सकते हैं क्योंकि बेबी ने गन पकड़ा था वो अपनी फादर वाली। तो कहता है अरे हाँ बेबी आगे चलकर पक्का पुलिस में ही जाएगा। सभी लोग हंसने लगे थे और विंग अपना माथा ठोक लिया था और कहता है हाँ सच में। और उसका बेटा अल्फा था, इसी वजह से विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसके बाद विंग के अंकल आई मीन विंग वांगजी के अंकल और विंग के फादर वहाँ आते और कहते हैं हे बेबी को हमें दे दो और तुम दोनों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, हम बेबी का अच्छे से ख्याल रख लेंगे। इतना बोल करके वो एक कार की कीज देते हैं और कहते हैं वांगजी आई थिंक तुम्हें अब इसे अपनी भैंसन लेके जाना चाहिए और बताना चाहिए कि तुम्हारी हैसियत क्या है। विंग कहता है क्या मतलब। वांगजी कहता है कुछ भी नहीं चलो मेरे साथ। उसके बाद वो कार में आता है, कहता वाह ये कार तो फर्स्ट मॉडल की है। वांग जी कहता है क्योंकि ये कार मैंने तुम्हारे लिए बाई की है विंग। विंग कहता है सीरियसली ये कार तुमने मेरे लिए बाई की है। तो कहता है फिर विंग कहता है मैं ड्राइव करूँ। कहता हाँ ऑफ कोर्स। और फिर वो डायरेक्शन सेट कर देता है, कहता है जहाँ ये लेके जाए चलो। विंग उस डायरेक्शन पर जब आता है माउंटेन के ऊपर ऐसा घर जो शीशे का बना था, हालांकि कमजोर नहीं था, और उसके ऊपर हेलीपैड भी था। विंग वहां आते हुए कहता है ये किसका घर है वांग जी। वांग जी कहता है ये हम दोनों का आसियान है। विंग देखो वहां पे लिखा हुआ था वांगसियान। कहता है वांगसियान मतलब ये हमारा घर है वांग जी। कहता है हाँ ये हमारा घर है। और इतना बोलकर वो घर के अंदर आते हैं। उससे पहले वहां पे एक सीजर रखा हुआ था। विंग के हाथ में वो सीजर देते हुए कहता है अपने घर को कट नहीं करोगे। कहता हमारे साथ युवान होता तो। कहता हाँ युवान है ना, सॉरी निंगजी है ना। फिर वो वीडियो कॉल करता और कहता है डैड। तो वो कहता फिर उसके डैड निंगजी को दिखाते और कहते देखो देखो सभी लोग और सब लोग देख रहे थे बड़े वाले टीवी पे, देखो देखो तुम्हारे फादर कट कर रहे हैं न्यू घर को। वो कट करते हैं एंड देन उस घर के अंदर आते हैं। गुब्बारा और फुलझड़ी फूटते हैं जो कि उनके सर्वेंट्स ने सारा कुछ अरेंज किया हुआ था। और वो पुलिस वाला जिसे विंग ने थप्पड़ मारा था वो भी था और कहता सर वेलकम होम। विंग जब उसे देखता है कहता तुम यहाँ। कहता मैं सर का साथ काम करता हूँ और मैंने सभी खाने पीने चीज़ें की अरेंज कर दी है सर, आप लोग एंजॉय कीजिए। इतना बोलकर वो तीनों सर्वेंट वहाँ से निकल जाते हैं। विंग कहता है ठहरो। फिर उसके पास आता है और कहता है आई एम सॉरी मैं बहुत ज़्यादा रूड हो गया था। कहते सर इट्स ओके। और इतना बोलकर वो चला जाता है। विंग वांग जी के पास आते हुए कहता है तुम्हें भी लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा रूड और एरोगेंट हूँ। वांग जी अपनी वाइफ को चिन को ऊपर करते हुए कहता माय एरोगेंट वाइफ ही तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट और रूड भी है, पर कोई ना। वैसे तुम्हें कैसा लगा अपना बारटेंडर हस्बैंड बताओ मुझे। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है वैसे वो बहुत हार्ड मुंडा है और मुझे
पसंद है। और इतना बोलकर वो सर नीचे कर लेता है तो वांग जी उसे गोद में उठा लेता है और कहता है ये हार्ड बंदा तुम्हें रात भर हार्ड करा के छोड़ेगा। इतना बोलकर वो विंग के लिप्स को कैप्चर करता हुआ वहां से चलना शुरू कर देता है। और जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है मैं टेलीग्राम पे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।